जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। अंकेश सिंह का नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द ऑफिसर्स अड्डा के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं अंकेश सिंह हर रात्रि 9 बजे आप सभी के समक्ष शानदार विश्लेषण के साथ क्वेश्चंस भूगोल का लेकर के आता हूं, जो कि सारे परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपके दिमाग में यह लग रहा है कि सर ये पीआरटी के लिए है या फिर पीजीटी के लिए है, क्या ये स्टेट के लिए है या बिहार दरोगा के लिए, तो मैं बता देता हूं कि भले ही ये पीवाईक्यू हो, लेकिन ये भूगोल का सेशन है और ये सेशन आपको भारत के किसी भी परीक्षा में बहुत ही ज्यादा लाभदायक होने वाला है। यानी कि अगर आप रिजल्ट ओरिएंटेड अगर क्लास देखना चाहते हो तो बिल्कुल 9 बजे रात्रि एकदम आ जाना। द ऑफिसर्स अड्डा के उच्चतम श्रेणी और कोटि का जो है डिस्कशन और एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा आपके अपने बिहार केजीएफ के द्वारा, अंकेश सिंह ज्योग्राफी किंग। जी हां, 36 आएंगे, 36 जाएंगे, भूगोल में मार्क्स अंकेश सिंह दिलाएंगे, ये वादा था, है और रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि महा मैराथन बीपीएससी टीआरई 4.0 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में पूछे गए सवालों पर आधारित आज 50 महाप्रश्न हैं। और ये 50 महाप्रश्न आपको बहुत ही ज्यादा एक्सप्लेनेशन के माध्यम से और पीवाईक्यू के माध्यम से मदद करने वाला है आने वाले परीक्षा में, आगामी परीक्षाओं में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। और शुरू करने से पहले पूरे उत्तेजना और उत्साह के साथ बस आपसे यही पूछेंगे, कैसे हैं आप सभी लोग? और अगर तैयार है अपने अपने घरों में, अपने अपने मोबाइल के सामने, कंप्यूटर के सामने, टीवी के सामने, तो जल्दी से एक दिल और थम्स अप देकर के बोलिए यस सर, हम लोग तैयार हैं। शुरू किया जाए आज का सेशन। और यही उत्साह के साथ हम लोग आज का पूरा सेशन करेंगे और चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बिल्कुल शुरू किया जाए, ठीक है ना। आज का पहला प्रश्न है, आज का पहला प्रश्न देख सकते हैं, टफ किससे संबंधित है? बीपीएससी टीआरई 3.0 में 6 to 8 एग्जामिनेशन में 2024 में पूछा गया था, जो कैंसिल्ड हो गया था। तो टफ किससे संबंधित है? कई छात्र जो है मुझसे ऑफलाइन क्लास में, ऑनलाइन क्लास में पूछते हैं कि सर ये टीआरई 3 में जो क्वेश्चन आया था टफ, ये किससे संबंधित है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो चलिए, आप लोगों का भारी डिमांड पर आ गया है फिर से वो प्रश्न आपके सामने। देख सकते हैं यहां ज्वालामुखी किस तरह से अपने लपटों को बाहर निकाल रही है। तो साफ साफ आंसर आपको दिख रहा है कि टफ क्या बहते जल के परिवहन से संबंधित है, ज्वालामुखी राख है, अवसादी परत है, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है कि ये जो है आपके ज्वालामुखी राख है। तो टफ जो है आपके ज्वालामुखी राख है, यानी कि बी जो है आपका सही उत्तर है, बी जो है आपका सही उत्तर। अगर मैं ज्वालामुखी का बात करूं तो ज्वालामुखी पृथ्वी के भूगर्भ से निकले हुए मैग्मा लावा के रूप में जब बाहर निकलता है, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को ज्वालामुखी कहते हैं। जब पृथ्वी के अंदर के मैग्मा लावा के रूप में बाहर निकलता है, देख रहे हैं आप किस तरह से ये निकल रहा है, खौलता हुआ मैग्मा बाहर निकल रहा है, इसी को ज्वालामुखी कहते हैं। और ज्वालामुखी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों आखिर ज्वालामुखी बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर ज्वालामुखी नहीं होता तो इससे निकलने वाले CO2 नहीं होते, और CO2 नहीं होता तो पृथ्वी पर याद रखना है जीव नहीं होते, पृथ्वी पर जीव नहीं होता। क्योंकि यही CO2 जो है, यही CO2 किसका काम करता है? ग्रीन हाउस गैस का काम करता है। और रात्रि के दौरान याद रखना है, रात्रि में यह क्या करता है? ठंडा और बर्फ होने से पृथ्वी को रोक देता है, ठंडा और बर्फ होने से रोक देता है, याद रखना, रोक देता है। तो याद रखिएगा, ठंडा और बर्फ होने से यह रोक देता है, जिसके कारण रात्रि में भी जीव जो है वो अपने जीव पृथ्वी पर हो सकते हैं। तो याद रखना है, बहुत ही शानदार विश्लेषण है। तो अगर CO2 नहीं होता तो क्या होता? रात्रि में ठंडा जो है वो बहुत ही ज्यादा हो जाता, जिससे पूरे नर्वस सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम जम जाते और जीवों की मौत हो जाती। और इसलिए CO2 बहुत ज्यादा। पृथ्वी का जब जन्म हुआ था उस समय चारों ओर धधकते हुए आग थे, जिसे हम लोग ज्वालामुखी कहते हैं। और ज्वालामुखी विस्फोटक से ही CO2 का निर्माण हुआ, जिसके कारण पृथ्वी पर जन्म जो है और जीवन जो है पनप सका। ठीक है ना। अब यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है कि
हमारे प्राचीनतम चट्टानों में से सबसे प्राचीन चट्टान भारत की कौन है? जल्दी से रैपिड फायर का बताइएगा कि प्राचीनतम चट्टानों में से भारत की सबसे प्राचीन चट्टान कौन है? तो इसका जवाब है आर्कियन चट्टान। अगर आर्कियन चट्टान के अलावा अगर मैं बात करूं तो भारत का सबसे प्राचीन कर्नाटक के कुडप्पा जिले से निकला हुआ धारवाड़ की चट्टान भारत की सबसे प्राचीनतम चट्टानों में से एक है। अगर कोई आपसे पूछे कि कुडप्पा जो है वो किस प्रकार की चट्टान है तो क्या बताइएगा रैपिड फायर राउंड में? तो आपको बताना है कि कुडप्पा ये जो है, यानी कि कुडप्पा अगर धारवाड़ की बात करूं तो अवसादी रूपांतरित है, कुडप्पा अगर मैं बात करूं तो अवसादी चट्टाने हैं, याद रखना है। तो कुडप्पा आपका आंध्र प्रदेश, याद रखना है आंध्र प्रदेश, और आपका धारवाड़ जो है वो आपका कहां है? धारवाड़ कर्नाटक में। और भारत का सबसे प्राचीनतम धारवाड़ है जो आर्कियन का भाग है, और कुडप्पा जो है बलुआ पत्थर का भाग है, याद रखना है। और विंध्यन जो है वो चूना पत्थर का भाग है। तो आपसे यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का सर्वाधिक कोयला निकलने वाला कौन सा काल का चट्टान है? तो वो गोंडवाना काल का चट्टान है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में किस समय का आपको चट्टान पाया जाता है, कोयला पाया जाता है? तो तृतीय काल के कोयले पाए जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ठीक है ना? तो एकदम सुनिएगा, एकदम ध्यान से मेरी बातों को सुनना है, ठीक है ना? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भ्रंश स्क्रैप क्या होता है? बीपीएससी टीआरई 3.0 में 1 to 5 पीआरटी में क्वेश्चन पूछा गया है जो कैंसिल्ड हो गया था 2024 में। क्या यह रचनात्मक क्रिया है, क्या अपरनात्मक क्रिया है, क्या विवर्तनिक क्रिया है, एक से अधिक सही है, या इनमें से कोई नहीं है? जल्दी से बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। भ्रंश स्क्रैप, भ्रंश स्क्रैप जब दो टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती है और अलग होती है तो बीच में जो भ्रंश निर्माण होता है, जो भ्रंश निर्माण होता है उसी को हम लोग भ्रंश निर्माण कहते हैं, भ्रंश स्क्रैप कहते हैं, स्क्रैप लैंड कहते हैं। तो विवर्तनिकी प्रक्रिया से होने वाले जो भू आकृति है उसे भ्रंश स्क्रैप कहते हैं। तो 2 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? विवर्तनिकी, विवर्तनिक यानी कि प्लेट टेक्टोनिक। किस प्लेट? प्लेट टेक्टोनिक से, याद रखना है, प्लेट टेक्टोनिक से, टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक इज द राइट आंसर, यानी कि बी, सी जो है आपका सही उत्तर है। कौन सा है? सी आपका सही उत्तर है। तो भ्रंश स्क्रैप प्लेट टेक्टोनिक के कारण उत्पन्न होती है। भ्रंश स्क्रैप जो है एक प्रकार का विवर्तनिकी एक्टिविटी है, टेक्टोनिक एक्टिविटी है, ये याद रखिएगा, जिससे मुख्य रूप से आपकी भू आकृतियों का निर्माण होता है। ये छोटी छोटी चीजें आपको एकदम पता होना चाहिए। और आज स्पेशली उस टाइप का क्वेश्चन लाया गया है, तो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि जहां आप लोग को बहुत कंफ्यूजन होता था कि इसका आंसर क्या होगा, क्या कमीशन ने सही आंसर दिया है या नहीं दिया, अंकेश सर आप बताइए इसका आंसर क्या। कई बार मुझे व्हाट्सएप पे इस तरह के क्वेश्चन आते थे कि सर इसका आंसर बता दीजिए। तो स्पेशली आप सभी लोगों के लिए यह सेशन आज लेकर के आया गया है। यह सेशन आप लोगों के लिए स्पेशली लेकर के आए हैं। भूकंप की तीव्रता का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? बीपीएससी टीआरई 3.0 में पीआरटी में पूछे गए सवाल है, पीआरटी में, और 2024 कैंसिल्ड। यहां देख सकते हैं आप, पीआरटी हो या 628 हो या टीजीटी हो या पीजीटी, हर क्वेश्चन यहां अवेलेबल है। तो अपने दोस्तों को बुला दो कि आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो क्या बैरोमीटर से? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापा जाता है। मैनोमीटर से? नहीं भैया, सिस्मोग्राफ। जी हां, सही जवाब क्या हो जाएगा? सिस्मोग्राफ हो जाएगा। भूकंप, भू में कंपन को भूकंप कहते हैं, और भूकंप से आपकी मुख्यतः 2 प्रकार की तरंगे निकलती है। एक भूगर्भिक तरंगे निकलती है, भूगर्भिक तरंगे निकलती है, याद रखना है, भूगर्भिक तरंगे। और दूसरा निकलता है सतही तरंगे, दूसरा निकलता है सतही तरंगे, याद रखना है, सतही तरंगे। अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी की, तो तरंगे 3 प्रकार के होते हैं, पी, एस और एल होते हैं, जिसमें सतही तरंगे एल है और बाकी पी और एस जो है भूगर्भिक तरंगे है। तो याद रखना है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी के अगर माने तो 3 प्रकार की तरंगे होती हैं, पी, एस और एल। कई छात्र मुझसे पूछते हैं क्लास में कि सर ये पी, एस, एल क्या होता है? तो पी का मतलब होता है प्राथमिक, प्राथमिक तरंगे, एस का मतलब होता है द्वितीयक तरंगे, याद रखना है, द्वितीय तरंगे, द्वितीय तरंगे, और एल का मतलब होता है लव तरंगे, लव तरंगे। तो लव तरंगे जो है वो धरातलीय तरंगे हैं, और बाकी प्राथमिक, प्राथमिक और द्वितीय तरंगे जो है ये प्राइमरी और सेकेंडरी आपका क्या है? ये आपका भूगर्भिक तरंगे है जो धरती के अंदर चलता है। अब यहां से रैपिड फायर राउंड शुरू हो सकता है। तो चलिए सभी लोग तैयार हो जाइए, कमल की पेटी बांध लीजिए और उत्तेजना और उत्साह के साथ जवाब देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है
कि भूकंपीय तरंगों में सबसे तीव्र और तेज तरंगे किसे कहते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे तेज तरंगे किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर है पी तरंगे, यानी कि प्राथमिक तरंगे। दूसरा सबसे तेज तरंगे कौन होता है? जल्दी से बताइएगा, दूसरा सबसे तेज तरंगे कौन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा द्वितीय तरंगे, दूसरा सबसे तेज तरंगे। पूरे भूगर्भिक तरंगों में सबसे धीमी गति से चलने वाली तरंगे कौन है? सबसे धीमी गति से चलने वाली तरंगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लव तरंगे, धीमी गति से चलने वाली सतही तरंगे है। चौथा क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा विनाशकारी तरंगे कौन है? सबसे ज्यादा विनाशकारी तरंगे कौन है? तो सबसे ज्यादा विनाशकारी तरंगे आपके लव तरंगे हैं, जिसे हम सतही तरंगे भी कहते हैं। अगर मैं बात करूं कि निम्न में से कौन सी तरंगे, पीएसएल में से कौन सी तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, और यह भी बिहार शिक्षक भर्ती में पूछा गया है, यह भी आपके बिहार शिक्षक भर्ती में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, तो इसका जवाब है कि प्राथमिक तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। छठा क्वेश्चन है कि कौन सी तरंगे आपकी उत्साहित, यानी कि कह सकते हैं अनुप्रस्थ तरंगे हैं, अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स तरंगे हैं, ट्रांसवर्स सेस्मिक वेव्स हैं। तो अगर मैं बात करूं कि ट्रांसवर्स जो है आपका वो कौन है, तो द्वितीय तरंगे, सेकेंडरी तरंगे जो है आपका से ट्रांसवर्स तरंगे है, याद रखिएगा। तो अनुप्रस्थ तरंगे उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी तरंगे अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों की गतिशीलता रखती है, कौन सी तरंगे अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों हैं, तो भैया हमारा लव तरंगे अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों हैं। कौन सा यंत्र इन तरंगों को मापता है? तो सिस्मोग्राफ इन तरंगों को मापता है। सिस्मोग्राफ कैसा दिखता है? तो सिस्मोग्राफ कुछ इस तरह से दिखता है, और इस तरह से जो रेखा है ये आपके प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय तरंगे को दर्शाता है। अगर मैं बात करूं कि कितने कौन से स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, तो रिक्टर स्केल, रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो ये सारे आपके रैपिड फायर के क्वेश्चन सब समाप्त हुए। अब आते हैं मुख्यतः अपने प्रश्न के ऊपर। तो आज का चौथा प्रश्न है, याद रखना है, रिक्टर स्केल। जी हां, अभी इसी रिक्टर स्केल के बारे में बात हो रहा था। रिक्टर स्केल किस मापन का पैमाना है? बीपीएससी टीआरई 2.0 7/12/2023 में पूछा गया सवाल, शिफ्ट 2 और पेपर 3 का, और ये टीजीटी का सवाल है, याद रखना है, ये टीजीटी में भी पूछा गया सवाल है। तो ज्वालामुखी उद्रेक, बाढ़ की तीव्रता, भूकंप, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं, तो रिक्टर स्केल किसे मापता है? तो याद रखना है रिक्टर स्केल जो है भैया ये हमारे भूकंप को मापता है। किसको मापता है? रिक्टर स्केल हमारे भूकंप को मापता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सही उत्तर। तो सही उत्तर सी हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि रिक्टर स्केल, यहां ध्यान से सुनिएगा कि रिक्टर स्केल में कितना नंबरिंग होता है, तो रिक्टर स्केल में 1 to 10 नंबरिंग होता है, 1 to 10 नंबरिंग होता है। क्या 10 पैमाने का भूकंप आया है? तो 10 पैमाने का भूकंप अभी तक नहीं आया है, अभी तक नहीं आया है, याद रखना, नहीं आया है। क्लियर है? और रिक्टर स्केल किसे मापता है? तो मैग्नीट्यूड को मापता है, मैग्नीट्यूड को मापता है, याद रखना है, मैग्नीट्यूड को मापता है। तो याद रखना है रिक्टर पैमाना जो है आपके मैग्नीट्यूड को मापता है। एकदम रट लेना है इन चीजों को, ठीक है ना? तो रिक्टर पैमाना, तो जब मैं नॉर्मल क्लासेस करवाता हूं, पीवाईक्यू नहीं करवाता हूं, तो आप देखते होंगे कि कई सारे प्रश्न मैं इस तरह का लेकर के आता हूं। तो इससे आप समझ सकते हो कि अंकेश सर जो अपने 9 बजे वाला सेशन लेकर के आते हैं उसमें हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होता है। और जो लोग मेरे 9 बजे वाले सेशन को फॉलो करते हैं, बिल्कुल एकदम हमेशा फॉलो करिए, जिसके कारण क्या होगा कि आपका बहुत ही शानदार रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है ना? अपने बिहार केजीएफ पे आपको भरोसा रखना होगा, ऑफिसर अड्डा पे भरोसा रखना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भूकंपीय गहनता मापने हेतु उपयोग में लाया जाता है? याद रखना है भूकंप की गहनता किससे नापी जाती है? रिक्टर पैमाना, मर्कैली पैमाना, सिस्मोग्राफ, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो भूकंप की गहनता जो है वो किससे नापी जाती है? जल्दी से बताइएगा। भूकंप की गहनता है यहां साथियों, याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा रिक्टर पैमाना, ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। तीव्रता की अगर बात करेंगे,
तीव्रता की, भूकंप की अगर तीव्रता की बात करेंगे मर्कैली पैमाना हो जाएगा, लेकिन गहनता की बात करेंगे तो रिक्टर पैमाना। इसलिए मर्कैली को हम लोग इंटेंसिटी कहते हैं, मर्कैली को इंटेंसिटी कहते हैं, और गहनता को मैग्नीट्यूड कहते हैं। मैग्नीट्यूड याद रखना है, मैग्नीट्यूड कहते हैं साथियों, मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो मैग्नीट्यूड हमेशा रिक्टर स्केल होगा और इंटेंसिटी हमेशा मर्कैली स्केल होगा। कई लोग पूछते हैं सर ये रिक्टर स्केल और मर्कैली स्केल में क्या अंतर है, थोड़ा सा बता दीजिए ताकि परीक्षा में हम लोग एक बेहतर रिजल्ट ला सके। तो आप लोग के लिए बस मैं यही बोलूंगा कि रिक्टर स्केल ऊर्जा का प्रतीक है। रिक्टर स्केल पैमाने में कितना ऊर्जा भूकंपीय तरंगों से निकल रही है, भूकंप से निकल रही है, उसको मापने का एक तरीका है। लेकिन जो आपका मर्कैली पैमाना है यह विनाश और तीव्रता को मापता है, यानी कि किस क्षेत्र में अनुमानतः कितना विनाश हुआ है उसके आधार पर मर्कैली पैमाना दिया जाता है। रिक्टर पैमाना 1 से 10 होता है और वहीं मर्कैली पैमाना रोमन नंबर 1 से लेके 12 तक होता है। क्या मर्कैली पैमाना पे 12 मर्कैली आ गया है? तो हां, मर्कैली पैमाना का जो लास्ट डिजिट है 12 रोमन नंबर में, वहां तक भूकंप आ चुका है। लेकिन क्या रिक्टर पैमाना में 10 तक आया है? नहीं। तो आपका 9 पैमाना, 9 और 10 रिक्टर का इज इक्वल टू आपका 11-12 पैमाना मर्कैली का। तो मर्कैली का पैमाना बहुत बड़ा नहीं होता है और रिक्टर का पैमाना बहुत छोटा होकर के भी बहुत बड़ा होता है। एक क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है, जहां अधिकांश लोग गलत करते हैं, कि एक रिक्टर पैमाना बराबर कितना गुना ऊर्जा? एक रिक्टर पैमाना बराबर कितना गुना ऊर्जा? तो 10 गुना ऊर्जा। यानी कि अगर रिक्टर स्केल पे 2 अगर नंबर दिया हुआ है तो 2 इंटू 10 ऊर्जा उससे निकला है, यानी कि 20 गुना ऊर्जा आपके भूकंप से निकला है। तो अगर रिक्टर स्केल 10 का मैं बात करूं तो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 100 गुना ऊर्जा। और इसलिए 100 गुना ऊर्जा वाला भूकंप अभी तक नहीं आया, और ऐसा भूकंप आएगा तो बहुत विनाश हो सकता है हमारे पृथ्वी पर। तो याद रखिएगा ये बात को, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भूकंप से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी कि भूकंप से रिलेटेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग विथ रिलेटेड टू द अर्थक्वेक इज करेक्ट स्टेटमेंट? तो ये बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में पूछा गया है, पेपर नंबर 2 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। जानवरों का व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी का तरीका में से एक है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन गलत है, पहला कथन गलत है। क्यों? क्योंकि एस तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं, एस तरंगे अनुप्रस्थ होती है, याद रखना है, एस तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती है। पी जो है अनुदैर्घ्य होती है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट कि अगर ये पृथ्वी है और यहां जहां भूकंप का स्रोत बना है इसे हम लोग कहते हैं उद्गम केंद्र। क्या कहते हैं? उद्गम केंद्र कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं फोकस। तो जहां भूकंप उत्पन्न हुआ है उसे फोकस कहते हैं। और जस्ट इसके 90 डिग्री ऊपर, जस्ट इसके 90 डिग्री ऊपर याद रखना है, जो काल्पनिक बिंदु है सतह पर काल्पनिक बिंदु जो है इसे हम लोग क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। तो अधिकेंद्र किसे कहते हैं? तो उद्गम केंद्र के 90 डिग्री ऊपर वाले स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं एपीसेंटर। क्या कहते हैं? एपीसेंटर कहते हैं, याद रखिएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? दूसरा स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। जानवरों के व्यवहार से पुनर्भविष्यवाणी लगाई जा सकती है, बिल्कुल यह स्टेटमेंट सही है। आज भी हम लोग पक्षियों के व्यवहार से, जानवरों के व्यवहार से हम लोग भविष्यवाणी लगा सकते हैं कि कुछ प्राकृतिक आपदा आ रही है। जब भी देखोगे भूकंप, सुनामी या ज्वालामुखी जैसे प्राकृतिक आपदा आती है तो जानवरों में, पक्षियों में एक विभिन्नता और विभिन्न प्रकार के हलचल देखने को मिलती है। और यह हलचल देख करके कोई भी जो आपके बुजुर्ग व्यक्ति है, जो एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति है, वो बता सकता है कि जरूर कुछ घटने वाला है, याद रखिएगा। तो बिल्कुल जानवरों का व्यवहार देख करके। तो बी और सी आपका स्टेटमेंट सही है और इसी कारण से आपका डी आंसर सही होगा। तो डी आंसर आपका सही होगा। तो कहते हैं ना
कि अरे भाई चिंता करने की क्या बात है, जब साथ में बिहार केजीएफ आपके साथ है, रहने दो परीक्षा की तिथि जब भी, उससे क्या फर्क पड़ता है, हर दिन इतिहास है, हर दिन इतिहास है। तो हर दिन ऐसा पढ़ेंगे कि इतिहास रचेंगे स्वर्णिम अक्षर पे, कि आज 19 तारीख को ऐसा पढ़े कि यही 19 तारीख आने वाले इतिहास में इस स्वर्णिम अक्षर में लिखाएगा कि हाँ ये क्लास की क्या अहमियत था और क्या इंपॉर्टेंस था। तो बिल्कुल हर दिन ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है ना, लोड नहीं लेना है, लोड एकदम नहीं लेना है। निम्नलिखित में से कौन सी उथली झील का उदाहरण है? बीपीएससी टीआरई 3.0 में 6 to 8 में यह क्वेश्चन किया गया था 2024 में, जो कैंसिल्ड हो गया था। क्या खारी झील यानी कि खारा झील, सॉल्टी झील, सुपोष्ण झील, अल्पोष्ण झील, एक से ज्यादा इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा झील, कौन सा लेक आपका जो है, यहां क्वेश्चन है कि उथला हुआ झील कहलाता है, तो सुपोष्ण झील इसका सही उत्तर है। सुपोष्ण, इसको कहते हैं यूट्रॉफिका, न्यूट्रिएंट से परिपूर्ण, न्यूट्रिएंट से परिपूर्ण झील जो है उथली हुई झील कहलाती है, सुपोष्ण झील हो जाएगा। तो बी आपका सही उत्तर है। तो आप देखते होंगे यूट्रॉफिकाइड जो है झील आपका इस तरह का आंसर होता है। अब सवाल आ जाता है आपका रैपिड फायर राउंड का। तो मैं इस बार रैपिड फायर राउंड ऐसे नहीं शुरू करूंगा, इतना शानदार पिक्चर आप लोग की लगाया हूं, एकदम साफ साफ ताजा ताजा पानी आप देख सकते हैं। तो रैपिड फायर शुरू करने से पहले बस एक ऊर्जा चाहिए आपके अंदर से, एक दिल के माध्यम से पूरे कमेंट सेक्शन को लाल करते हुए अपने अपने घर, शहर, गांव, कस्बे और भारत के हर राज्यों में बैठे हुए मेरे छात्र जो हैं, एक बार दिल देते हुए बोलिए यस सर, रैपिड फायर राउंड शुरू किया जाए। तो शुरू किया जाए या नहीं किया जाए? शानदार रैपिड फायर राउंड अब शुरू होने वाला है और क्वेश्चन एक से एक रहेगा। तो जल्दी से बताइए यस सर, शुरू किया जाए या नहीं। और अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो बिल्कुल लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए रैपिड फायर राउंड शुरू होने वाला है, रैपिड फायर राउंड शुरू होने वाला है। सभी लोग कमर की पेटी बांध लीजिए, सभी लोग कमर की पेटी बांध लीजिए, रैपिड फायर शुरू होने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी का झील, विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी का झील, इसका आंसर है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी का झील। दूसरा, विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील, विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील दूसरा क्वेश्चन है और इसका आंसर है लेक सुपीरियर, यानी कि सुपीरियर झील आपका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मीठे पानी का झील। विश्व का अफ्रीका का या फिर बोले विश्व का सबसे गहरा झील, तीसरा क्वेश्चन है विश्व का सबसे गहरा झील क्या है, विश्व का सबसे गहरा झील। तो जल्दी से बताइएगा विश्व का सबसे गहरा झील क्या होगा? तो बैकाल झील रूस में, एशिया में बैकाल झील विश्व का सबसे गहरा झील है। विश्व के सबसे ऊंचाई पर अवस्थित झील, विश्व के सबसे ऊंचाई पर अवस्थित झील, तो झील टीटीकाका एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका में विश्व के सबसे ऊंचाई पर झील। क्लियर है? विश्व का सबसे चौड़ा सबसे बड़ा जल प्रपात वाला झील, तो ओंटारियो झील इसका आंसर हो जाएगा, ओंटारियो झील। विश्व की सबसे ऊंची जल प्रपात वाला झील, विश्व की सबसे ऊंची जल प्रपात वाला झील, तो माराकाइबो झील वेनेजुएला, माराकाइबो झील वेनेजुएला, याद रखना है। विश्व की सबसे बड़ी नदी, तो विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न नदी दक्षिण अमेरिका। विश्व की सबसे लंबी नदी, तो विश्व की सबसे लंबी नदी नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है नील नदी और यह अफ्रीका में पड़ता है। विश्व की सबसे गहरी नदी, विश्व की सबसे गहरी नदी, तो इसका आंसर है कॉन्गो नदी, जिसे जायरे नदी भी कहते हैं। विश्व में वो कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? विश्व में वो कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो वो है माही नदी। भारत में माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। विश्व में वो कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर को 2 बार काटती है? तो विश्व की वो अफ्रीका में स्थित जायरे कॉन्गो नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। विश्व की वो कौन सी नदी है
जो आपके मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो विश्व की वो लिम्पोपो नदी है जो मकर रेखा को काटती है और ये अफ्रीका में स्थित है। तो याद रखना है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है, जम्मू कश्मीर, जिसे झेलम नदी पानी देती है। विश्व की नहीं, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? तो भारत की सबसे बड़ी, ध्यान से सुनिएगा, बहुत लोग का यहां गलत होता है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है, उड़ीसा में, चिल्का झील उड़ीसा में। भारत की सबसे बड़े अंतर्भूमीय खारे पानी की झील कौन है? तो अंतर्भूमीय अंतरस्थलीय खारे पानी की झील राजस्थान की सांभर झील है, राजस्थान की सांभर झील। अंतरस्थलीय नदी का उदाहरण भारत में कौन है? लूनी नदी है, लूनी नदी जो कच्छ के रण में खो जाती है। तो इतना सारा रैपिड फायर में क्वेश्चन, तो दिल आपका बर्बाद नहीं होने देंगे। अगर अंकेश सर ने आपके बिहार केजीएफ ने कमेंट सेक्शन पे दिल मांगा है, तो भैया दिल का पूरा पूरा जो है वादा निभाएंगे और इतना क्वेश्चन दे जाएंगे कि आपका वो जो दिल आपने मुझे दिया था उसमें क्वेश्चन ठूस ठूस करके आपको लौटा जाएंगे। ठीक है ना? तो एकदम लोड नहीं लेना है, पढ़ाई करते रहना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? ये तो लेक सुपीरियर, सुपीरियर झील के संबंध में सत्य है। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर नंबर 2 शिफ्ट 1 में पूछा गया ये सवाल है। तो सुपीरियर झील के बारे में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले, यह विश्व का खारे जल का सबसे बड़ा झील समूह है। देखो, सुपीरियर और खारा, क्या सही है? ये गलत है। ये विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है, मीठे पानी का झील। तो विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। बिल्कुल ये सही बात है। सुपीरियर झील के एक तरफ कनाडा है और दूसरे तरफ यूएसए है, और ये दोनों के बीच में सीमा, बॉर्डर सीमा बनाती है। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपका सही है। ये दोनों देशों के मध्य लगभग 1700 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। बिल्कुल सही बात है, 1700 किलोमीटर लंबा सीमा बनाती है। याद रखना है, तो बी नहीं होगा, बी नहीं होगा, इसका आंसर डी होगा। याद रखना है, इसका आंसर डी हो जाएगा। डी इसका सही उत्तर है, डी इसका सही उत्तर है। याद रखना है, डी जो है इसका सही उत्तर है। क्लियर है ना? डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पनामा नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? पनामा नहर निम्नलिखित में से किसे जोड़ती है? पनामा कनाल का बात कर रहे हैं हम लोग यहां, पनामा कनाल। और यह पूछा गया है टीआरई 2.0 के 18 तारीख 12वां महीना 2023 पेपर नंबर 2 में। अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक एवं पीला सागर, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो पनामा नहर ये है, देखिए यही है पनामा नहर। पनामा नहर के एक तरफ आपके, ये मान लो पनामा नहर है, ये पनामा नहर है, एक तरफ आपका प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर, और एक तरफ अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक, अटलांटिक महासागर। याद रखना है, पनामा देश को बीच से आपके काट करके इसी तरह से देख रहे हैं, यही पनामा नहर है। पनामा नहर कैसा दिखता है? पनामा नहर कैसा दिखता है? तो आप देख सकते हैं, यही बैरिकेटिंग से पानी ऊपर नीचे किया जाता है, और ये एक मार्वलस इंजीनियरिंग है जहां पानी ऊपर नीचे बढ़ा करके जहाज एक तरफ से दूसरे तरफ जाते हैं, प्रशांत से अटलांटिक जाते हैं। तो अटलांटिक और प्रशांत महासागर, आपका ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखना है, ए आपका सही उत्तर होता है। ठीक है ना? सर घुमा दे रहे हैं चलिए यहां ध्यान दीजिएगा सभी लोग, सभी लोग यहां ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा किससे प्राप्त करती है? बीपीएससी टीआरई 3.0 का पीआरटी का री एग्जाम का क्वेश्चन है, 20/7/2024 में पूछा गया। तो पृथ्वी का मुख्य अधिकतम ऊर्जा सूर्य से जो आता है वो कहां से आता है? सूर्य से आने वाली
अधिकतम ऊर्जा पृथ्वी पर कहां से आती है वायुमंडल में? क्या वो दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से, लघु पार्थिव विकिरण तरंगों से, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? तो लॉन्ग वेव्स, लॉन्ग वेव्स या शॉर्ट वेव्स, लॉन्ग वेव्स या शॉर्ट वेव्स के थ्रू आती है? जल्दी से बताइएगा, लॉन्ग वेव्स या शॉर्ट वेव्स के थ्रू आती है? तो याद रखना है, जल्दी से बताइएगा। बैक, क्लियर है? तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा किससे प्राप्त करती है? तो दीर्घ पार्थिव किरणों से, दीर्घ पार्थिव किरणों से। ए आपका सही उत्तर है, ए जो है आपका सही उत्तर। लॉन्ग वेव से वायुमंडल की सूर्य किरणें जो है लॉन्ग वेव्स होगा इसका आंसर। तो अगर आपको क्लास पसंद आ रहा हो तो बिल्कुल एकदम लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक अपने दोस्तों को नहीं बुलाए यार, बहुत ही शानदार सेशन चल रहा है, दोस्तों को शेयर करके जरूर बुलाइए कि बहुत ही शानदार सेशन चल रहा है। तो सूर्य से आने वाली लॉन्ग वेव्स जो हैं ये वायुमंडल में से आपके ऊर्जा प्राप्त करती है, याद रखिएगा। तो लॉन्ग वेव्स, ना कि शॉर्ट वेव्स। तो शॉर्ट वेव्स नहीं होगा, लॉन्ग वेव्स इसका सही आंसर होगा। लॉन्ग वेव विल द करेक्ट आंसर। वायुमंडल में ऑक्सीजन का वृहत एवं उच्च स्रोत क्या है? बीपीएससी टीआरई 3.0 में पीआरटी में पूछे गए सवाल। कोई बताता है? कोई क्या, कोई क्या बताता है? क्या बोल रहे हो यार, छोड़ो यार, हटाओ। पानी पी लेते हैं पहले, एक बार हम कमेंट देख लेते हैं सबका, क्या कमेंट आप लोग करते हैं। बहुत खूब, शानदार। चलिए, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहत एवं उच्च स्रोत यानी कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में कौन देता है? क्या जंगल के पौधों का प्रकाश, क्या समुद्री पौधों का प्रकाश, क्या मैदानों के पारिस्थितिकी तंत्र के पौधों के, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? याद रखना है समुद्री पौधे सबसे ज्यादा। तो पूरे पृथ्वी पर, पृथ्वी का लगभग 75 से 80% ऑक्सीजन महासागर देता है, महासागर देता है, क्लियर है? और इतना परसेंट CO2 महासागर लेता है, इतना परसेंट ऑक्सीजन, इतना CO2 महासागर, महासागर लेता है। और इसलिए हम लोग महासागरों को क्या कहते हैं? इसलिए महासागर को कार्बन सिंक भी कहा जाता है, कार्बन सिंक कहा जाता है, कार्बन सिंक। और अगर कोई पूछे कि धरातल पर कार्बन सिंक किसे कहते हैं, धरातल पर, धरातल पर कार्बन सिंक किसे कहते हैं? कार्बन सिंक। तो याद रखना है धरातल पर कार्बन सिंक हम लोग अमेज़न के जंगल को कहते हैं, अमेज़न के जंगल को कहते हैं, याद रखना है। विश्व का फेफड़ा, विश्व का फेफड़ा कहते हैं, याद रखना है, विश्व का फेफड़ा। लेकिन ये भी आपके केवल 10% 10 से 11% ही केवल ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, 10% ऑक्सीजन। तो विश्व का जो फेफड़ा है केवल 10% करता है, बल्कि 75 से 80% आपका महासागर करता है। तो याद रखना है फाइटोप्लैंक्टन्स आर द मेन रीजन फॉर द ऑक्सीजन ऑन द प्लैनेट, नॉट दैट अ प्लांट। तो जो आप चुटकू चुटकू और चुटकू पुटकू पौधा लगाते हो और अपने आप को इन्वायरमेंटलिस्ट कहते हो ना, और अपने घर में सुनाते हो कि हम तो बहुत ज्यादा वनस्पति शास्त्री हैं, हम अपने घर में छोटका छोटका छुटकू छुटकू पौधा लगा के रखते हैं, तो छुटकू छुटकू पौधा ऑक्सीजन ज्यादा नहीं देता है, वो खाली खूबसूरती बढ़ाता है। और वो जितना ऑक्सीजन देता नहीं ना है उससे ज्यादा ऑक्सीजन लेता है। क्योंकि आप रेस्पिरेशन प्रोसेस पढ़ोगे ना, तो प्लांट इकलौता ऐसा स्पीसीज है जो आपके फोटोसिंथेसिस भी करता है और रेस्पिरेशन भी करता है। हम लोग केवल रेस्पिरेशन करते हैं, तो हम लोग CO2 देते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं।
लेकिन प्लांट जो है ना धूप में ऑक्सीजन देता है और CO2 लेता है, और रात में ऑक्सीजन लेता है और CO2 छोड़ता है। तो जो आप छोटकू मोटकू पौधा लगा करके बहुत खुश हो जाते हो, दुनिया को दिखाते ना, हेलो फ्रेंड्स सेल्फी देखो ये मेरा ग्रीन गार्डन है, वो ग्रीन गार्डन खाली खूबसूरती के लिए है और सेल्फी के लिए है, ठीक है ना, उससे बहुत ज्यादा ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, मैक्सिमम सारा ऑक्सीजन हमारे महासागर ही दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नहीं होता है बहुत लोग सेल्फी खिंचवाने के लिए ग्रीन ग्रीन दिखाते हैं। ओजोन O3 के बारे में कुछ तत्व बताना है यहां। O3 के बारे में कुछ तथ्य है, बीपीएससी टीआरई पीआरटी का क्वेश्चन है, री एग्जाम का। तरंग दैर्घ्य की विकिरणों के अवशोषित करती है, यह वायुमंडल की अत्यधिक स्थायी गैस है, यह मध्य मंडल में पाई जाती है, उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर। ओजोन के बारे में कुछ कुछ तथ्य हैं, तो इस तरंग दैर्घ्य की विकिरणों की अवशोषित करती है, यह वायुमंडल की अत्यधिक स्थायी गैस है, वायुमंडल की अत्यधिक स्थायी गैस है, यह मध्य मंडल में पाई जाती है। क्या आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, इसका सही जवाब ई होगा। ऐसे मैक्सिमम जगह पे ए लिखता है, मैक्सिमम जगह पे ए लिखता है, लेकिन इसका जवाब ई होगा, ठीक है ना। मैक्सिमम जगह पे ए लिखता है, आप जब गूगल पे सर्च करोगे तो आपको ए मिलेगा, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो याद रखना इसका सही उत्तर ई हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। मैं फिर से बोल दे रहा है, मैं फिर से बोल दे रहा हूं कि गूगल पर जब आप सर्च करोगे तो मैक्सिमम जगह इसका आंसर ए मिलेगा, लेकिन तरंग दैर्घ्य का विकिरणों को अवशोषित नहीं करती है, ठीक है ना। इसमें से एक सही विकल्प है, तो यहां निम्नलिखित नहीं लिखा हुआ है, तो आंसर ई हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। आपका ई हो जाएगा। तो याद रखना है ओजोन कहां पाया जाता है, तो ओजोन परत जो है O3 समताप मंडल में, समताप मंडल, समताप मंडल में, क्लियर है, समताप मंडल में। और O3 दो प्रकार का होता है, O3 दो प्रकार का होता है, एक क्षोभ मंडलीय, क्षोभ मंडलीय O3, और एक समताप मंडलीय, समताप मंडलीय O3। O3 जो क्षोभ मंडलीय है ये ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस, यानी कि ये ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। और समताप मंडल में जो O3 है ये यूवी रे से बचाता है, यूवी किरणों से, यूवी रे से बचाता है। तो ओजोन दो प्रकार के होते हैं, एक क्षोभ मंडलीय ओजोन और एक समताप मंडलीय ओजोन। क्षोभ मंडलीय ओजोन आपके ग्रीन हाउस गैस जो कि तापमान वृद्धि का कारण बनता है, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन का कारण बनता है। और आपका समताप मंडलीय ओजोन क्या करता है, वो आपके यूवी गिरने यानी पैरावैग्निक किरणों से आपको बचाता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत है, बीपीएससी टीआरई 3.0 पीआरटी का ये क्वेश्चन है, री एग्जाम का जो एग्जाम का जो कैंसिल्ड हो गया था। तो वायु में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो आंख बंद करके मार देना है, सी 21% ऑक्सीजन पाया जाता है, 21% ऑक्सीजन पाया जाता है, याद रखना है। नाइट्रोजन कितना पाया जाता है, नाइट्रोजन, तो मैं यहां एक डिटेल विवरण लिख दे रहा हूं, जो मैं लिख रहा हूं यही आपके परीक्षा में आएगा और यहीं से आपका रिजल्ट होगा। तो अगर मैं नाइट्रोजन बोलूं तो नाइट्रोजन जो है याद रखना है 78%। अगर मैं ऑक्सीजन बोलूं तो ऑक्सीजन आपका 21%, ये दोनों मिला करके 99%। उसके बाद 0.0093 जो है 93 याद रखना है, ये कौन सा हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा, आर्गन, आर्गन, ठीक है ना। और 0.93 सॉरी 0.93 और फिर 0.003 ये आप ये दोनों 0.93 0.03 और 0.04, तो 6 4 10 1 10 और यहां 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CO2 नहीं आर्गन हो जाएगा, आर्गन, जिसे हम लोग आर्गन कहते हैं, आर्गन गैस, ये CO2 हो जाएगा। और ये अन्य गैस है, अन्य गैस यानी कि अदर गैस 0.04 है। तो
तो 0.93, 093 नहीं, 0.93 आपका आर्गन है और 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड है, याद रखिएगा। तो 0.93 आर्गन और 0.03, फिर से मैं बोल दे रहा हूं, 0.93 आर्गन है और 0.03 आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। कंफ्यूज नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है ना। 0.93 होगा और 0.03 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल के किस परत में हवाई जहाज उड़ना पसंद करते उड़ते हैं? ये कैंसिल्ड हो गया था, टीआरई 3.0 का ये क्वेश्चन है जो कैंसिल हुआ था। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा, तो जल्दी से बताइएगा। वायुमंडल के किस परत में हवाई जहाज उड़ता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, जब भी हवाई जहाज की बात होगी, हवाई जहाज की जब भी बात होगी, हवाई जहाज, और अगर वायुमंडल की बात हो रही है तो किस मंडल में हवाई जहाज उड़ता है? तो आंख बंद करके इसको क्या लिखना है? समताप मंडल। समताप मंडल हो जाएगा, समताप मंडल, यानी कि बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। अरे कहते हैं ना, ध्यान से सुनिएगा, कई लोग आकर के यहां अपना अपना प्रचार कर रहे हैं। अरे भाई तुम जितना प्रचार करना है कर लो, ठीक है ना, पढ़ाई करो, ये सब मत करो, ठीक है ना। चलो यहां ध्यान दो। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल के किस परत का तापमान सबसे कम होता है? बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 2 में पूछा गया सवाल है कि वायुमंडल का सबसे ठंडा परत कौन है? वायुमंडल का सबसे ठंडा परत कौन है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य मंडल। तो कोल्डेस्ट लेयर, कोल्डेस्ट लेयर याद रखना है, कोल्डेस्ट लेयर ये वो लेयर है जहां उल्का पिंडों में आग लगते हैं, उल्का पिंडों में आग लगते हैं, उल्का पिंडों में आग लगते हैं। तो ये मध्य मंडल है जिसे हम लोग मिजोस्फेयर कहते हैं, मिजोस्फेयर कहते हैं। तो मिजोस्फेयर यानी कि सी जो है आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन यहां आ सकता है, जल्दी से वायुमंडल से अब क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूं। तो आर यू रेडी फॉर द रैपिड फायर? आर यू रेडी फॉर द रैपिड फायर राउंड? तो माय ऑल फ्रेंड्स गेट रेडी फॉर द रैपिड फायर, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट। तो सबसे पहला क्वेश्चन रैपिड फायर का यह है कि पृथ्वी का जीव मंडल किस वायुमंडल को कहते हैं? पृथ्वी का जीव मंडल किस वायुमंडल को कहते हैं? पृथ्वी का जीव मंडल किस वायुमंडल को कहते हैं? इसका आंसर है आपका क्षोभ मंडल। पृथ्वी का सबसे पतला वायुमंडल कौन है? पृथ्वी का सबसे पतला वायुमंडल कौन है? क्षोभ मंडल। पृथ्वी का सबसे वायु घनत्व वाला मंडल कौन है? पृथ्वी का सबसे ज्यादा वायु घनत्व वाला मंडल कौन है? क्षोभ मंडल। पृथ्वी का मौसमी घटनाओं वाला वायुमंडल कौन है? पृथ्वी पर मौसमी घटनाओं वाला वायुमंडल कौन है? तो सारे मौसमी घटनाएं और प्रक्रिया जो है आपके क्षोभ मंडल में होती है। पृथ्वी का ओजोन परत वाला मंडल कौन है, वायुमंडल कौन है? तो पृथ्वी के ऊपर ओजोन परत वाला वायुमंडल कौन है? आंसर हो जाएगा समताप मंडल, समताप मंडल। वो कौन सा वायुमंडल है का परत है जहां जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तापमान बढ़ता है? वो कौन सा पृथ्वी का वायुमंडल का परत है जहां जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तापमान बढ़ता है? तो वो समताप मंडल है और कारण है ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर के कारण, ओजोन परतों के कारण समताप मंडल में जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे वैसे वैसे तापमान भी बढ़ेगा। पृथ्वी का सबसे ठंडा वायुमंडल का परत कौन है? पृथ्वी का सबसे ठंडा वायुमंडलीय परत कौन है? तो यही है बिल्कुल मध्य मंडल। पृथ्वी पर कुछ वायुमंडल के परत में उल्का पिंडों में आग लगती है, जल्दी से बताइएगा पृथ्वी के किस वायुमंडल के परत में उल्का पिंडों में आग लगती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य मंडल। पृथ्वी का सबसे गर्म वायुमंडल का परत कौन है? पृथ्वी का सबसे गर्म वायुमंडल का परत कौन है? पृथ्वी का सबसे गर्म, तो नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा, तापमंडल। विद्युत तरंगे और आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे, ये आप तरंगे कहां देखने को मिलती है? वायुमंडल के किस परत में देखने को मिलती है? तो ये आयन मंडल यानी कि ताप मंडल में देखने को मिलती है।
उसके बाद अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि हाइड्रोजन और हीलियम की सर्वाधिक मात्रा किस वायुमंडलीय परत में देखने को मिलती है, किस वायुमंडलीय परत में हाइड्रोजन और हीलियम की सर्वाधिक मात्रा देखने को मिलती है, तो इसका जल्दी से आंसर बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन पे, जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा बहिर्मंडल, यानी कि सबसे बाहरी मंडल, एग्जॉस्फेयर। और जो दो क्वेश्चन और हैं वायुमंडल से, वो ये है कि तापमंडल का औसतः समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। तो सर्वाधिक ऊंचाई तापमंडल की कितनी है समुद्र तल से, तो 400 किलोमीटर। और वही अगर मैं मध्य मंडल की बात करूं 80 किलोमीटर, वही मैं समताप मंडल की बात करूं तो आपका 50 किलोमीटर। और रैपिड फायर वायुमंडल का लास्ट प्रश्न कि क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है। इसका मैं नाम लूंगा, जल्दी से देखते हैं कौन इसका जवाब देता है। पृथ्वी का क्षोभ मंडल का औसत ऊंचाई कितनी है, क्षोभ मंडल की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, कोई है जो बता सकता है? पहला नाम का इंतजार मैं कर रहा हूं। विजय विश्वकर्मा, वेरी गुड। जैसा कि मुझे लगा था, हाइपर एक्टिव मोड में विजय विश्वकर्मा ने फिर से सही जवाब दिया और मेरी तरफ से आपको ताली। बिल्कुल 13 किलोमीटर इसका सही जवाब है। औसतः पृथ्वी का क्षोभ मंडल समुद्र तल से 13 किलोमीटर ऊंचा है। वेरी गुड, वेरी गुड। और मैं देखो, आंसर देना अलग बात है, सबसे तेज आंसर देना अलग बात है। और मेरे सेशन में जो सबसे पहले आंसर देगा, आपके बिहार केजीएफ आपके लिए ताली बजाएंगे, ये वादा है। आपके बिहार केजीएफ आपके लिए ताली बजाएंगे, ये वादा है, और वादा मैं तोड़ता नहीं हूं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है। यानी कि पृथ्वी के परत से शुरू हो रहा है और वायुमंडल का सही क्रम आपको बताना है। और ये बिहार शिक्षक भर्ती में पूछा गया सवाल है, पेपर 2 शिफ्ट 1 में पूछा गया, 2023 का सवाल है। तो जल्दी से बताइएगा इसका सही विकल्प क्या है। क्षोभ मंडल, समताप, मध्य ताप, बहिर, क्षोभ मध्य समताप ताप बहिर, क्षोभ मध्य ताप समताप बहिर, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही जवाब इसका है क्षोभ मंडल, फिर आपका समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर ताप मंडल, फिर बहिर्मंडल। यानी कि ए जो आपका सही उत्तर है, ए जो है आपका सही उत्तर है। तो वेरी गुड, इसका सही लोग सबको ही लोग सही जवाब दिए हैं। मैंने दिया है सर जी, बिल्कुल मनीष कुमार आपने सही जवाब दिया है, बिल्कुल। मनोज, ममता, पीहू, संगीता कुमारी, रजनीगंधा, संगीता, आरती, आनंद, निधि, प्रियंका, हर व्यक्ति सही जवाब दे रहे हैं। तो जितना भी कमेंट सेक्शन पे मैं नाम देख सकता हूं, बिल्कुल आरती, संदीप, चांदनी, गुंजन, हर व्यक्ति, दीपक पांडे, प्रतीक, सभी लोग सही जवाब दिए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा जवाब, सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र कौन सा है। बीपीएससी टीआरई 3.0 11 से 12, ये पीजीटी का सवाल है, पीजीटी का एग्जाम 22/7/2024 में। तो शिक्षक भर्ती के पीजीटी का यह सवाल आया था कि जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र कौन सा है। क्या वो मध्य एशिया, अफ्रीका का रिफ्ट घाटी, जेरूसलम है, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। कुंदन कुमार जायसवाल, जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अफ्रीका की रिफ्ट घाटी, अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। तो ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज आर लोकेटेड इन द अफ्रीकन रिफ्ट वैली। तो बी इज द सही उत्तर, बी इज द करेक्ट आंसर। तो नेग्रिटोस कहते हैं यहां के लोगों को। तो काफी पुराना रेशियल, जब आप एंथ्रोपोलॉजी पढ़ोगे तो ह्यूमन रेसेस के बारे में पढ़ोगे, और उसी का अंश आपको सोशियोलॉजी में मिलेगा, जहां डर्कहाइम, हर्बर्ट स्पेंसर और विभिन्न लोग जो है इस पर व्याख्या किए हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल व्यू पॉइंट दिए हैं अपना। खास करके आपके डर्कहाइम और हर्बर्ट स्पेंसर और चार्ल्स डार्विन तो ये भी बताए थे ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज थ्योरी में कि किस तरह से स्पीसीज का ओरिजिन हुआ है और उनका जो पूर्वावलोकन क्या है, वो सारी चीजें यहां डिस्कस की गई हैं। तो बिल्कुल, अगर किसी जगह से अगर मानव प्रजातियों का अगर शुरुआत हुआ है तो वो और कोई नहीं, अफ्रीका है। तो मुख्य क्षेत्र अफ्रीका की रिफ्ट घाटी है। क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल पूरा होगा, निश्चिंत रहिए, बस पढ़ते रहिए। अंकेश सर हैं, जब भी आएंगे तरोताजा और तंदुरुस्त आएंगे। जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात, बीपीएससी टीआरई 2.0 में, बीपीएससी 2.0 में यह पूछा गया सवाल 12/14/12/2023 पेपर 1। तो जनसंख्या घटने से
जनसंख्या घटने से क्या घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है? एक से अधिक इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताइए। तो आप देख सकते हैं जनसंख्या घटने से क्या घटता है, क्या बढ़ता है? तो याद रखना है बढ़ता है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात क्या होता है, बढ़ता है। क्योंकि भूमि आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। भूमि जो है कांस्टेंट है, भूमि जो है आपका स्थिर है। तो जनसंख्या के घटने से अनुपात बढ़ जाएगा। तो जनसंख्या के घटने से अनुपात बढ़ जाएगा, रेशियो बढ़ जाएगा। तो याद रखिएगा बढ़ता है, यानी कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं, सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं। सुनहरा रेशा अभिप्राय है बीपीएससी टीआरई 2.0 के 14 तारीख 12वां महीना 2023 पेपर 1 में यह सवाल आ रहा है। चाय, कपास, पटसन, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो सुनहरा रेशा अभिप्राय है चाय, कपास, पटसन, जल्दी से बताइएगा। तो सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? बिल्कुल गोल्डन फाइबर पटसन को कहते हैं, यानी कि जूट को कहते हैं। याद रखना है जूट को। तो सी आपका सही उत्तर है। तो गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर जो है ये पटसन कहलाता है। याद रखना है विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? उत्पादक देश, जल्दी से कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? मैं इंतजार कर रहा हूं आंसर का। कौन है विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश? पटसन मतलब जूट, जूट। बांग्लादेश गलत, भारत है। विजय विश्वकर्मा सही। फिर से हमेशा वो जीत जा रहे हैं आप लोग से, आप लोग को खराब नहीं लग रहा है? मैं एक चीज यहां बैठ कर देख रहा हूं कि विजय विश्वकर्मा बार बार सबसे जीत जा रहे हैं। मैं अगर स्टूडेंट रहता, मैं वादा करता हूं मैं जीतने नहीं देता। मैं अगर स्टूडेंट रहता तो मैं जीतने नहीं देता। अंकेश सिंह 36 आएंगे, 36 जाएंगे। भूगोल में मार्क्स अंकेश सिंह दिलाएंगे। तो आप लोग के लिए भी हर नारा होगा कि 36 आएंगे, 36 जाएंगे। लेकिन रैपिड फायर हो या अंकेश सर का एक भी सवाल हो, सबसे पहला जवाब हम ही देंगे, हम ही देंगे। तो आपके अंदर एक लड़ाई का जुनून होना चाहिए मेरे सेशन में कि विजय विश्वकर्मा ही का है पहले देंगे जवाब, हम क्यों नहीं देंगे? मैं बार बार देख रहा हूं विजय विश्वकर्मा जीत जा रहे हैं आप लोग से। तो ये अच्छी बात नहीं है आप लोग में, यानी कि कॉम्पिटिटिव भावना नहीं है। तो प्लीज सभी लोग जीतिए इसमें। सबसे बड़ा निर्यात कौन करता है? तो निर्यात जो है बांग्लादेश करता है। सर्वाधिक निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट जो है वो बांग्लादेश करता है, बांग्लादेश करता है। याद रखना है बांग्लादेश कहता है। अच्छा एक बात बताइए कि सबसे पहला पटसन, जल्दी से यहां, जल्दी से सबसे जल्द बताइएगा, सबसे पहला कौन से साल में सबसे पहला पटसन फैक्ट्री, जूट फैक्ट्री हमारे भारत में लगा था? अब इसको तो पहले बता दो कोई, इसको तो बता दो कोई। देखते हैं कौन सही जवाब दे रहा है। सबसे पहला पटसन फैक्ट्री हमारे भारत में कौन से वर्ष? विजय विश्वकर्मा साल पूछ रहे हैं। रिसड़ा तो आप सही जवाब दिए हैं, लेकिन साल क्या होगा? साल क्या होगा? साल मैं पूछा हूं, साल 1855। किसी का आया, मैं एकदम बहुत तेजी से नाम आया, कोई जीत गया है, मैं उसका नाम नहीं देख पाया, सॉरी, लेकिन बहुत तेजी से किसी का नाम आया था 1855। वेरी गुड, सही जवाब है पहला, रिसड़ा में 1855 में आया था। रिसड़ा में 1855 में आया था, याद रखना है 1855 विल बी द करेक्ट आंसर। सॉरी मैं आपका नाम नहीं देख पाया, नहीं तो जरूर सबके सामने बोलता। चलिए कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, अगले बार हम लोग कोशिश करेंगे। बालूचिस्तान में चलवासी की तंबू कहलाता है। तो ये एकदम बालूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है। बीपीएससी टीआरई 2.0 का क्वेश्चन है, क्या कहलाता है? किजसी, कलांग, क्लूफ, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही जवाब? तो बालूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है क्या? कौन सा? ए बी सी, कौन सा सही जवाब होगा? ए बी सी, कौन सा सही जवाब होगा? ए, बिल्कुल सही जवाब नसीब, बिल्कुल सही जवाब ए, किजसी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो बालूचिस्तान में चलवासी का तंबू किजसी कहलाता है, किजसी कहलाता है। और यह शिक्षक भर्ती 2.0 में क्वेश्चन था, 99% लोगों से नहीं बना था, 99% लोगों से नहीं बना था। और इसलिए
इसलिए मैं जो एनसीईआरटी का क्लास ले रहा हूं, एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का, उसमें लाइन बाय लाइन में मैं आपको अमेजॉन के ये वहां के लोगों के बारे में पढ़ाऊंगा, सहारा के लोगों में पढ़ाऊंगा, सब कुछ डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो अगर अभी तक एनसीईआरटी नहीं लियो भैया, ले लो एनसीईआरटी, क्योंकि अब वहां से मेन क्लास शुरू होगा, जो आज से शुरू हो चुका है। तो कल से एकदम लगातार आपके एनसीईआरटी क्लासेस चलने वाले हैं। तो अभी तक एनसीईआरटी अगर ज्योग्राफी नहीं लिए हो तो एकदम ले लो, क्योंकि वहां इस तरह के क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे, ठीक है ना, नहीं छूटेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्थानांतरणशील कृषि का स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म कौन है? तो करेक्ट मैच बताना है। बीपीएससी 2023 में आपके स्कूल टीचर में यह पूछा गया था। स्थानांतरित कृषि यानी कर्तन दहन कृषि, कर्तन दहन कृषि जो है, कर्तन दहन कृषि, और उसका नाम चेना, बांग्लादेश, मिल्पा, जिम्बाब्वे, लदांग, मलेशिया, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? मेरा जो है क्लास द ऑफिसर्स अड्डा के एप्लीकेशन पे चलता है भाई। चेना गलत है, बांग्लादेश नहीं होगा, श्रीलंका होगा, श्रीलंका हो जाएगा। तो श्रीलंका में कर्तन दहन कृषि को चेना कहते हैं। मिल्पा हो जाएगा आपका, मिल्पा हो जाएगा, याद रखना है। सेंट्रल अमेरिका हो जाएगा, सेंट्रल अमेरिका हो जाएगा मिल्पा, याद रखना है मिल्पा, ठीक है ना। और लदांग हो जाएगा मलेशिया, सही जवाब है लदांग मलेशिया, यानी कि सी आपका सही उत्तर है, सही उत्तर है, याद रखना है। तो याद रखना है, ठीक है ना, सी विल बी द करेक्ट आंसर, सी जो है आपका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, स्टेलेटाइट और स्टैगेमाइट स्थलाकृतियां बनती है। टीआरई 2.0 के 8/12/2023 में पूछा गया सवाल पेपर 3 में। स्टैलगेमाइट और स्टैलेसाइट बहुत ही लोकप्रिय सवाल है और ये कई बार आपके परीक्षाओं में आया है। आप देख सकते हैं, आपने कभी ऐसा फोटो नहीं देखा होगा। स्टैलगेमाइट और स्टैलेसाइट यहां ऐसा दिखता है, इस तरह की भू आकृति है और इसे हम लोग कास्ट फॉर्मेशन कहते हैं, कास्ट फॉर्मेशन कहते हैं, याद रखना है, कास्ट भू आकृति कहते हैं, कास्ट भू आकृति, कास्ट KARST। और ये किस चीज से बना होता है? चूना पत्थर, चूना पत्थर और भूमि जल से बना होता है, भूमि जल से। तो चूना पत्थर और भूमि जल से बना हुआ भू आकृति है। देख सकते हैं किस तरह से दिखाई देता है। तो ऊपर वाले का और नीचे वाले का अलग अलग नाम है, देखिए नीचे से और ऊपर से अलग अलग दिखता है। तो ये भूमिगत जल के द्वारा निर्मित होती है, भूमिगत जल। तो चूना पत्थर यानी कि जब लाइमस्टोन भूमि वाटर से, अंडरग्राउंड वाटर से, लाइमस्टोन जब अंडरग्राउंड वाटर से रिएक्ट करता है तो स्टैलेसाइट और स्टैलेमाइट बनाता है। तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरह से स्टैलेसाइट और स्टैलेमाइट दिखता है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, याद रखना है। एम आई क्लियर एवरीवन? तो इस तरह का दिखता है। कई लोग को अभी तक आपने क्या एक्सपीरियंस किया था, आप बस जहां तहां पीडीएफ डाउनलोड कर लेते थे और उसके बाद उसको बस देख लेते थे, बीपीएससी का आंसर की में मैच कर लेते थे। पीवाईक्यू अभी तक आपने बस ऐसे पढ़ा था, लेकिन ऑफिसर अड्डा ये पहला संस्था है कि आपको 3 4 5 चीजें करके दिखा रहा है। और खास करके आपके बिहार केजीएफ जो भरोसा का प्रतीक है, जो आपको विश्वास दिलाता है कि बाकियों से सर्वोत्तम हमेशा कोशिश करेंगे बनने का, वो क्या किया है? तो 2-3 चीजें। पहला कि कौन सा परीक्षा किस घड़ी पूछा गया है, किस दिन को पूछा गया है, ताकि आपको खोजने में आसानी हो। दूसरा, स्टैलेमाइट और स्टैलेसाइट केवल आंसर दे देने से नहीं होता, दिखाते भी हैं। तो हर प्रश्न में मैं कुछ ना कुछ आपको दिखाने का कोशिश किया हूं, क्योंकि ज्योग्राफी को बिना देखे हुए चीजें पढ़ना काफी अच्छा नहीं लगता है। तो बिल्कुल देख करके जब आप पढ़ोगे तब आपको लगेगा कि अरे हाँ यार बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। तो याद रखना है, प्लीज यहां ध्यान देखना है। भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजाति संख्या का अधिकतम संकेंद्रण है? याद रखना है, सबसे ज्यादा जनजाति उत्तर पूर्वी राज्यों में कहां देखने को मिलती है? तो बीपीएससी टीआरई 3.0 पीआरटी का यह सवाल है, री एग्जाम का पीआरटी का सवाल है, पीआरटी का सवाल है, 20/7/2024 में पूछा गया है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातियों का क्या नागालैंड में है? नहीं। क्या मेघालय में है? नहीं। मिजोरम में है, याद रखना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मिजोरम। अगर आप गूगल से सर्च करोगे, गूगल से सर्च करोगे कि ओके गूगल
फलाना क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो आपको मेघालय देगा, जो कि गलत जवाब है। मेघालय ना होकर के इसका आंसर क्या होगा, मिजोरम होगा। तो मैं फिर से आपको स्टैट्यूटरी वार्निंग दे दे रहा हूं। एनसीईआरटी का कोर्स ऑफिसर अड्डा के ऐप पर जाओगे तो वहां एनसीईआरटी बैच करके एक आपको लोगो मिलेगा, उसको क्लिक करोगे, वहां डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। केसरी सर का साइंस है, पॉलिटी प्रशांत सर का है, अंकेश सर का ज्योग्राफी और अंकेश सर का इकोनॉमिक्स भी है। मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ा रहा हूं एनसीईआरटी में, और हिस्ट्री में अनिशेक सर का है। तो जो भी आप एनसीईआरटी लेना चाहते हो जल्दी से ले लो, क्योंकि नाउ और नेवर ऑफर है, और लाइन बाय लाइन पढ़ने को मिलेगा। लाइन बाय लाइन मैं पढ़ा रहा हूं, मेरी पूरी टीम पढ़ा रही है, द ऑफिसर्स अड्डा पढ़ा रहा है, लाइन बाय लाइन, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, और इतना बेहतरीन कि रिजल्ट 110% इस वर्ष संभव है। 110%। क्लियर है ना? चलिए यहां ध्यान दीजिएगा, यहां ध्यान दीजिएगा। जनसंख्या घट जाएगी यदि जनसंख्या घट जाएगी यदि जन्म दर एवं मृत्यु दर समान हो जाएंगे। जन्म दर अधिक हो जाएंगे, मृत्यु दर कम हो जाएंगे। जन्म दर कम एवं मृत्यु दर अधिक हो जाएंगे, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो जनसंख्या घट जाएगी कब, तो जब जन्म दर कम होगा और मृत्यु दर अधिक हो जाएगा, तो जनसंख्या घट जाएगी। तो सी आपका सही उत्तर है, सी जो है आपका सही उत्तर है। तो याद रखना है, जनसंख्या क्या होता है, तो जनसंख्या टोटल संख्या होता है। टोटल संख्या किसका, तो टोटल संख्या आपके स्त्री पुरुष और किन्नर का। तो स्त्री पुरुष और किन्नर तीनों को मिला करके जो पूरी संख्या होती है मनुष्य जाति के, उसे जनसंख्या कहते हैं। और जनसंख्या की वृद्धि कब होगी, जब मृत्यु दर कम होगा और जन्म दर ऊपर बढ़ेगा। लेकिन जनसंख्या घटेगी कब, जब जन्म दर नीचे हो जाएगा और मृत्यु दर बढ़ जाएगा। ठीक है ना? तो याद रखिएगा, अगर कोई आपसे पूछेगा जनसंख्या विभाजक, जल्दी से इसका जवाब बताइए। जनसंख्या विभाजक साल किसे कहते हैं, जनसंख्या विभाजक साल किसे कहते हैं? जल्दी से कौन बताएगा सबसे पहला जवाब? जल्दी से, मैं देख रहा हूं कमेंट सेक्शन को। 1921 आफरीदी को तालिए। 1921 इज द करेक्ट आंसर। जनसंख्या विभाजक 1921 को कहते हैं। तो अगर आपको भी अगर ताली भैया लेना है बिहार केजीएफ से, तो बिल्कुल सही जवाब और सही समय पे सबसे पहले देना होगा। तो जनसंख्या विभाजक साल हम लोग 1921 को कहते हैं। जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक हैं। एनसीईआरटी से लेकर के एससीईआरटी पढ़ लो, या फिर आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ लो, स्टैंडर्ड बुक पढ़ लो, कहीं भी पढ़ लो। जनसंख्या के 3 मुख्य कारक हैं। 3 मुख्य कारक हैं। कौन कौन? बीपीएससी टीआरई 2.0 में यह पूछा गया सवाल है, और हर चीज बकायदा लाइन बाय लाइन पढ़ाया गया है मेरे द्वारा। तो जन्म मृत्यु विवाह, जन्म मृत्यु प्रवास, जन्म मृत्यु जीवन प्रत्याशा, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल याद रखिएगा, जनसंख्या परिवर्तन का 3 फैक्टर्स और कोई नहीं, जन्म मृत्यु और प्रवास है। तो बी आपका सही उत्तर है। इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे? इंग्लिश में कहेंगे बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन एंड माइग्रेशन। तो ये 3 मेन कारण है जनसंख्या में परिवर्तन का। डेथ रेट, तो ये 3 मेन कारण है, 3 मुख्य कारण है। प्रवास, जन्म और मृत्यु जो है, ये 3 मुख्य कारक है आपके जनसंख्या में परिवर्तन का। रट लेना है, रट लेना है, ठीक है ना? याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? तो कुल जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन, याद रखना है, टोटल पॉपुलेशन बाय टोटल एरिया, इस रेशियो को क्या कहते हैं? टोटल एरिया। याद रखना है, कुल क्षेत्रफल अनुपात को क्या कहते हैं? बीपीएससी टीआरई 2.0 में 7 तारीख 12वां महीना 2023 को शिफ्ट 2 में पेपर 3 में आया था। क्या इसे लिंगानुपात कहते हैं? नहीं, इसे सेक्स रेशियो नहीं कहते हैं। सेक्स रेशियो का मतलब 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, कितनी फीमेल हैं, याद रखना है, उसे हम लोग सेक्स रेशियो कहते हैं। कितने? 1000 मेल पर। साक्षरता मतलब लिटरेसी होता है, लिटरेसी यानी कि कितना पढ़ा लिखा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। जनसंख्या घनत्व कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं, याद रखना है, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो सी आपका सही उत्तर होता है। तो टोटल जनसंख्या बाय टोटल क्षेत्रफल अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और भारत जो है विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्वों में से एक देश आता है, और
भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का है। बिहार लगभग 1106 लोग। एनसीईआरटी में 1102 दिया हुआ है, मिसप्रिंट है, 1106 होगा 2011 के जनगणना के अनुसार। अब जनगणना की बात आ गई है तो भैया एक रैपिड फायर राउंड तो खेलना ही बनता है। तो आर यू रेडी माय फ्रेंड? आर यू रेडी फॉर द ग्रेटेस्ट एंड वेरी फास्टेस्ट आंसर मोड क्वेश्चन? तो क्या आप लोग तैयार हैं? एक बार थम्स अप करके जरूर बता दीजिएगा। एक बार थम्स अप करके जरूर बता दीजिएगा कि आर यू रेडी फॉर द रैपिड फायर राउंड? चलिए तो शुरू किया जाए। सबसे पहला, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार। वेरी गुड, सही जवाब है। दूसरा है आपका, बिहार का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? बिहार का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला, जल्दी से बताइएगा। किसी का जवाब नहीं। शिवहर होगा इसका आंसर, शिवहर इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य, भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन है? भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य, शेखपुरा नहीं भाई, शिवहर था उसका आंसर जवाब। भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य यूपी हो जाएगा इसका आंसर, यूपी। याद रखना है, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान। याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा हो जाएगा। याद रखना है, गोवा हो जाएगा। तो इस तरह के रैपिड फायर में आप लोग बहुत गलत किए हैं। ये रैपिड फायर राउंड में बहुत गलत हुआ है, ठीक है ना, बहुत गलत हुआ है। प्लीज अपने आप को सही कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्यों में नगरीकरण सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा नगर जो है, टाउन कहां देखने को मिलता है? बीपीएससी टीचर में 2023 के पेपर 4 में पूछा गया है। गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज्यादा नगर देख रहे हो, सबसे ज्यादा लाइट यानी कि सबसे ज्यादा नगर। तो सबसे ज्यादा नगर आपको भारत के किस राज्य में देखने को मिलता है? तो सबसे ज्यादा नगर आपके भारत के महाराष्ट्र राज्य में देखने को मिलता है। तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा नगर है, याद रखना है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा नगर है। जिनका भी गो आ रहा है गलत है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आपका नगर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? जनसंख्या वहन क्षमता, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार दीजिए, अगला बार भी आ सकता है ये क्वेश्चन। तो जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो शिक्षक भर्ती में पूछा गया सवाल 2023 के पेपर 2 शिफ्ट 1 में। जनसंख्या वृद्धि दर, जन्म दर, सीमित संसाधन, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो जनसंख्या की वहन क्षमता कौन निर्धारित करता है? जनसंख्या की वहन क्षमता कौन निर्धारित करता है? तो जनसंख्या की वहन क्षमता आपके सीमित संसाधन निर्धारित करते हैं, सीमित संसाधन। तो सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो याद रखना है, किसी भी जनसंख्या का जो वहन क्षमता है वो सीमित संसाधन के द्वारा निर्धारित होती है, रट लेना है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं स्टार मार दिया हूं। ये क्वेश्चन दोबारा आपका टीआरई 4 में आ सकता है, क्योंकि यहां 99% लोगों का गलत हुआ था। तो लिमिटेड रिसोर्सेज इज द करेक्ट आंसर। इसका इंग्लिश क्या होता है? लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज, याद रखना है, लिमिटेड रिसोर्सेज। क्वेश्चन आ सकता है, एक मानव को मानव संसाधन कौन बनाता है? एक मानव को मानव संसाधन कौन बनाता है? तो एक मानव को मानव संसाधन यानी कि ह्यूमन से ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन से ह्यूमन रिसोर्स किन कारणों से बनता है? याद रखना है, जब रिसोर्स की बात की जा रही है तो याद रखना है 3 कारणों से बनता है। एजुकेशन, एजुकेशन, हेल्थ एंड ट्रेनिंग। एजुकेशन, हेल्थ एंड ट्रेनिंग से कोई भी मनुष्य, कोई भी मानव संसाधन बन जाता है। तो याद रखना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एजुकेशन, हेल्थ एंड ट्रेनिंग विल बी द करेक्ट आंसर। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लेट एवं सीधे दोनों प्रकार के, लेटे और सीधे दोनों प्रकार के पिरामिड, पारिस्थितिकी पिरामिड
किसमें पाए जाते हैं, यानी कि उल्टा और सीधा दोनों पिरामिड कहां पाया जाता है। बीपीएससी टीआरई 3.0 के पीआरटी में क्वेश्चन पूछा गया, यह सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से बताइएगा। लेटे और सीधे दोनों दोनों जो है आपके किस पिरामिड में पाया जाता है? क्या संख्या पिरामिड में, क्या जीवभार पिरामिड में, क्या ऊर्जा पिरामिड में? एक से अधिक इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल, तो ये दोनों जीवभार में पाया जाएगा, जीवहार पिरामिड में, जीवहार पिरामिड में आपके पाया जाएगा, संख्या पिरामिड में नहीं, जीवहार। तो उत्पादक सबसे कम, उसके बाद उपभोक्ता और अपघटक। तो याद रखिएगा, जब उपभोक्ता, उत्पादक और अपघटक का बात होता है तो इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऑटोट्रॉप्स, यानी कि प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर इसको कहते हैं उपभोक्ता, कंज्यूमर, कंज्यूमर, और इसे कहते हैं डिकम्पोजर, 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 ठीक है ना। ये उत्पादक है, ये प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीय यानी कि ये प्रोड्यूसर है, ये प्राइमरी, प्राइमरी कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, याद रखना है। तो याद रखना है ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर, और ये सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता, हाईली, हायर कंज्यूमर। तो याद रखना है जीवहार का पिरामिड सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, याद रखना है। आंसर डी होगा 29 का। गलत हो, गलत है, डी नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि डी है तो आप गलत हैं, इसका आंसर जीवभार का पिरामिड होगा। आप सर्च कर लीजिए कहीं भी, ठीक है ना, ठीक है ना, याद रखिएगा। जोबिया, इसका आंसर डी नहीं, इसका आंसर बी ही होगा। छात्र आप ही लोग उसका जवाब दे दीजिए, मुझे क्यों इतना बुलवाते हैं। एक खाद्य श्रृंखला में किस पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक है? जल्दी से बताइएगा, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? तो यहां ध्यान दीजिएगा, यहां इसका क्या हो जाएगा जवाब? अधिक होता है। तो एक खाद्य श्रृंखला में किस पोषण स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक होता है? प्राथमिक उपभोक्ता, उच्चतम उपभोक्ता, उत्पादक, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ऊर्जा जो पोषण स्तर जो है वो एक खाद्य श्रृंखला में, याद रखना, उत्पादक का होता है, उत्पादक का। तो सी आपका सही उत्तर है। तो अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो, सेशन पसंद आ रहा हो तो बिल्कुल एक लाइक जरूर बनता है। द ऑफिसर्स अड्डा का बिहार केजीएफ आपके समक्ष बस आपको एक ही वादा करता है कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे तेरे पास समंदर भी आएगा। तू भला क्यों चिंता करता है रिजल्ट का? जब आपका बिहार केजीएफ पढ़ाएगा रिजल्ट भी आएगा और उसे देख करके मजा आएगा। तो डरना नहीं किसी के पैरों के नाप से, जीत जाएगा अंत में पुण्य पाप से। तो लोड नहीं लेना है, एकदम जीत होगी। शिक्षक बनेंगे मतलब बनेंगे, याद रखिएगा। तो शिक्षक हम लोगों को बनना है और खूब मेहनत करना है। तो एक खाद्य श्रृंखला किस पोषक स्तर का ऊर्जा? तो खाद्य श्रृंखला का मतलब होता है फूड चेन, यानी कि एक दूसरे को खाएगा, दूसरा तीसरे को खाएगा। और भैया दिल कमेंट में नहीं, लाइक एंड शेयर करना है, अपने दोस्तों तक ये क्लास को पहुंचाना है कि बहुत ही मजा आ रहा है। मानव गतिविधियां पर्यावरणीय संतुलन का कारण बन सकती है, यह किस प्रकार से होता है? बीपीएससी टीआरई 3.0 में यह क्वेश्चन आया था। तो मानव गतिविधियां पर्यावरण का असंतुलन का कारण बन सकती है। अव्यवस्थित शहरीकरण, वन्य जीव का शिकार, जल स्रोतों का अत्यधिक दोहन, उपयुक्त में से सभी एक से अधिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पर्यावरण जिसे हमें बचाना है और इस बचाने के तौर तरीके से असंतुलन का कारण बन सकती है, वो किस प्रकार से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी प्रकार से हो जाएगा, सभी प्रकार से हो जाएगा। तो एक बार क्या हुआ कि मैं बैठा हुआ था और पर्यावरण क्लास पढ़ा करके जस्ट अपने रूम में, स्टाफ रूम में बैठा हुआ था, ठीक है ना। तो अपने स्टाफ रूम में जब मैं बैठा हुआ था, पर्यावरण जस्ट पढ़ा के उतरा, तो टीचर लोग जो है, शिक्षक लोग जो है, वो पूछे कि आज का टॉपिक क्या है? तो वो बोले कि पर्यावरण है। तो बोले कि अच्छा चलिए आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं कि पर्यावरण में जो ग्लोबल वार्मिंग है वो किस कारणों से होता है? तो ध्यान से सुनिएगा। तो एक शिक्षक ने मुझे बोला कि पर्यावरण में जो ये ग्लोबल वार्मिंग होता है वो किस कारण से होता है?
तो मैं उसे बोला कि क्या ये आप जानने हेतु पूछ रहे हैं या फिर मेरा टेस्ट ले रहे हैं? तो बोला आप जो समझिए। हम बोले कि ठीक है। तो मैं कुछ देर चुप रहा, मैं उनको जवाब नहीं दिया कि पर्यावरण में किस कारण से ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो फिर अचानक से एक आवाज आई, पो, अचानक से स्टाफ रूम में एक आवाज आई, पो, और मैंने तुरंत उठकर बोला कि यही कारण है जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और वो आदमी सन पड़ गया, बोला कि अरे भाई इससे कैसे पर्यावरण में ओजोन में छिद्र होगा और मेरे पो करने से कैसे हो जाएगा। तो मैं बोला कि जो पो आप कर रहे हो वो पो CO2 है, और CO2 के एकाग्रता से और बढ़ने से ग्रीन हाउस गैस में बढ़ोतरी होती है, और ग्रीन हाउस गैस जब बढ़ता है तो भैया ग्लोबल वार्मिंग होता है, और ग्लोबल वार्मिंग होता है तो जलवायु परिवर्तन होता है। तो सामान्य भाषा में मैं उनको समझा दिया। तो लग चले थे बिहार KGF का टेस्ट लेने, सबके सामने मैंने उनका टेस्ट ले लिया। तो ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं जो हमसे सवाल जवाब करते हैं। तो अंकेश सिंह है भैया नाम मेरा, देखे होंगे कई शिक्षक पर मेरे जैसा नहीं देखा होगा। यूं तो सभी खुद को मार्केट में बेहतरीन कहते रहते हैं, पर मेरे जैसा बेहतरीन नहीं देखा होगा, ये वादा कर देते हैं। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य श्रृंखला है? खाद्य श्रृंखला बीपीएससी शिक्षक भर्ती में 3.0 में PRT में पूछे गए सवाल है री एग्जामिनेशन के द्वारा। घास हिरन बाघ, पास मछली गाय, घास खरगोश हाथी, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो एक प्रॉपर फूड चेन कौन है? प्रॉपर फूड चेन जल्दी से बताइएगा। प्रॉपर फूड चेन, प्रॉपर फूड चेन कौन सा है? तो घास को कौन खाएगा? हिरन खाएगा। और हिरन को कौन खाएगा? बाघ खाएगा। तो ये प्रॉपर एक फूड चेन है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। प्रॉपर आपका आंसर हो जाएगा ए। याद रखना है, प्रॉपर आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, हवा की गुणवत्ता वायु प्रदूषण नियंत्रण में SPM प्रयोग होता है। SPM का तात्पर्य क्या है? यानी कि हवा की गुणवत्ता और वायु प्रदूषण नियंत्रण में SPM का बहुत बड़ा भूमिका है। तो इसमें SPM का तात्पर्य क्या है? ये PRT में पूछा गया सवाल है, TRE 3.0 में, जिसको देख करके कई लोग शिक्षक बने। और अगली बारी आप लोग की भी है, तो आपके अंदर भी वो जुनून होना चाहिए कि हां सर हम भी इस बार शिक्षक बनेंगे, और होगा परीक्षा 100% होगा। दृढ़ीकृत कणित तत्व, निलंबित कणिक तत्व, घुलनशील तत्व, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइएगा SPM का मतलब क्या होता है? सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर। SPM सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर। सस्पेंडेड का मतलब होता है निलंबित, पर्टिकुलेट कणिका तत्व कहते हैं। तो याद रखना है बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। बी जो है आपका सही उत्तर है। ठीक है ना? अच्छा, तुम लोगों को कुछ पूछना भी है हमसे? कोई सवाल वाल कुछ पूछना हो कि अंकेश सर का बहुत इंतजार करते हैं, रात में 9 बजे उनसे सवाल करेंगे। कुछ पूछना है तो पूछ लो। मैं पानी पी रहा हूं, कुछ पूछना है तो पूछ लो। डी नहीं बाबू, आज से ऑफलाइन थे। हाँ बिल्कुल, ऑफलाइन बैच शुरू हो गया है मुसल्लापुर हाट में। जरूर से जरूर जुड़िएगा, जरूर से जरूर जुड़ना है। मुसल्लापुर हाट में ऑफलाइन बैच शुरू हो गया है। NCERT शुरू हो गया है। स्टेट बैच द ऑफिसर्स अड्डा शुरू कर दिया है। तो बिल्कुल सारे बैचेस को जाकर परचेस करना है। सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर का मतलब होता है जो छोटे छोटे कण जो हवा में तैरते रहते हैं, जो आपके ब्रोंकाइटिस और लंग्स में जाकर के रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम करते हैं, उसको कहते हैं। अभी कहां 50 क्वेश्चन है। NCERT शुरू हो गया है। चलिए 50 क्वेश्चन है, अभी हम लोग 33वां में हैं। अगला क्वेश्चन है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी, साइलेंट व्हाइट वैली जो है, किस राज्य में स्थित है? बीपीएससी TRE 3.0 के री एग्जाम में PRT में पूछा गया सवाल है। PRT में केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा केरल में। तो मूक घाटी या साइलेंट घाटी, शांत घाटी, इसी को कहते हैं।
तो ए जो है आपका सही उत्तर है, ए जो है आपका सही उत्तर। तो शांत घाटी केरल में स्थित है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा के लिए कौन से प्रदूषक उत्तरदायी हैं? बीपीएससी टीआरई 3.0 में, बीपीएससी 3.0 में पूछे गए प्रश्न है कि आपके, याद रखना है, अम्लीय वर्षा में कौन से प्रदूषक सबसे ज्यादा है? सीओ, जल वाष्प, SO2, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा आंसर? सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये नहीं होगा। H2O जल वाष्प नहीं होगा, इसका आंसर होगा SO2, इससे बनता है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। इसके अलावा NO2 हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड बनता है, नाइट्रिक एसिड। तो आपका सी जो है सही उत्तर है, सी जो है आपका साथियों सही उत्तर है। SO2 विल बी द करेक्ट आंसर। तो SO2, NO2 ये सब आपका सही जवाब है। इससे अम्लीय वर्षा होता है, एसिड रेन होता है, और ये एसिड रेन आपके जैविक और अजैविक तत्व दोनों के लिए नुकसानदायक होता है, विनाशकारी होता है, याद रखिएगा। इसका सही आंसर SO2 हो जाएगा। पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों की सबसे अधिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती है? बीपीएससी टीआरई 3.0 में पीआरटी में पूछे गए सवाल है, याद रखना है। पर्वतीय क्षेत्रों में, ये पर्वतीय क्षेत्र है, आप देख सकते हैं कितना शानदार फोटो है। तो ये पर्वतीय क्षेत्र है, और पर्वतीय क्षेत्र में सबसे अधिक प्रजातियां किस जंगल में पाई जाती है? क्या वो चीड़ के जंगल हैं, झाड़ियों के जंगल, बांज के जंगल, या फिर एक से अधिक इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? बिल्कुल, ये पीजीटी के लिए भी है, ये टीजीटी के लिए भी है। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के सबसे अधिक प्रजाति जो है चीड़ के जंगल में पाए जाते हैं, चीड़ के जंगल। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चीड़ के जंगलों में सबसे अधिक पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, चीड़ का जंगल। और आज के टेस्ट में भी जो मैं डिस्कशन करवाया हूं, संडे टेस्ट का जो आज मैं डिस्कशन करवाया हूं यूट्यूब पर, उसको भी आप लोग देखिएगा, वहां भी बहुत शानदार शानदार प्रश्न करवाए जा रहे हैं। तो अगर अभी तक ऑफिसर अड्डा का आप टेस्ट सीरीज नहीं लिए हैं तो भैया देर मत करो, और नहीं विश्वास है कि कैसा टेस्ट में सवाल पूछा जाता है तो जाओ एक बार हमारे ऑफिशियल अकाउंट पे, आपको ऑफिसर अड्डा के चैनल पे टेस्ट डिस्कशन आपको मिलेगा सारे सब्जेक्ट का। वहां मेरा भी सैटरडे संडे का डिस्कशन है, जाओ और एक बार देखो कि किस तरह का और किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। मजा आ गया तो बिल्कुल टेस्ट सीरीज ले लेना, ठीक है ना। 15 टेस्ट विद लाइव डिस्कशन केवल 199 में है, बिल्कुल आपको यही मिलेगा। और क्योंकि मुझे अचानक से याद आ गया, क्योंकि ये क्वेश्चन वहां से है, ये क्वेश्चन वहीं से है, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय उद्यान किसकी सुरक्षा की जाती है? राष्ट्रीय उद्यानों में किसकी सुरक्षा की जाती है? टीआरई 3.0 के री एग्जाम में पीआरटी का क्वेश्चन है, 20/7/2024 को पूछा गया था। तो राष्ट्रीय उद्यान, इसका इंग्लिश में मतलब होता है नेशनल पार्क। राष्ट्रीय उद्यान का मतलब होता है नेशनल पार्क। और याद रखना है एनसीईआरटी के अनुसार, एनसीईआरटी नया वाला के अनुसार 106 राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। और वन्य जीव अभ्यारण्य कितना है? वन्य जीव अभ्यारण्य, तो वन्य जीव अभ्यारण्य 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एनसीईआरटी के नए किताब के अनुसार, एनसीईआरटी के नए किताब के अनुसार 106 नेशनल पार्क है, 106 नेशनल पार्क और 573, याद रखना है 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एनसीईआरटी की किताब के अनुसार। और यहां राष्ट्रीय उद्यान में किसकी सुरक्षा की जाती है? संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा की जाती है, संपूर्ण यानी कि पूरे पारिस्थितिक इकोसिस्टम की ये सुरक्षा की जाती है। तो बी आपका सही उत्तर है। तो जो मैं आंकड़ा दिया हूं इसको भी रट लेना, ये एनसीईआरटी का आंकड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है टीआरई 4 में। तो याद रखना है 106 नेशनल पार्क और 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एनसीईआरटी में। कितना बायोमंडल नीचे है, बायोस्फीयर रिजर्व है? तो वायुमंडल नीचे 18 है, जिसमें यूनेस्को के द्वारा आपका संरक्षित कितना है? तो 12। याद रखिएगा यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि टोटल बायोस्फीयर रिजर्व कितना है एनसीईआरटी के अनुसार? तो बायोस्फीयर रिजर्व, याद रखना है बायोस्फीयर रिजर्व जिसे हम लोग बायोमंडल नीचे कहते हैं, ये टोटल 18 है। और 18 में से 12 जो है यूनेस्को के द्वारा संरक्षित है। तो 12, तो 18 जीव मंडल नीचे है, और 18 जीव मंडल नीचे में से 12 जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, याद रखिएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको महत्वपूर्ण है जो आपके परीक्षा में आपको मदद करेगी। और अगला क्वेश्चन है,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का कारण वातावरण में क्या नष्ट होता है? तो CFCs हो या HFCs हो, ये बहुत ही हानिकारक है। और किसके लिए हानिकारक है? तो ये ओजोन परत के लिए हानिकारक है, ओजोन परत के लिए। तो ये जो है ओजोन परत के लिए हानिकारक है। तो ओजोन मॉलिक्यूल्स को ये तोड़ता है, O3 को तोड़ देता है। तो इसी के लिए ये आपका आंसर बी हो जाएगा। तो ओजोन परत के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है। बीपीएससी टीआरई में क्वेश्चन पूछा गया है, बीपीएससी टीआरई में क्वेश्चन जो कैंसिल्ड हो गया था उसमें यह पूछा गया था। तो ओजोन परत को सबसे ज्यादा क्षति अगर पहुंचती है तो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जी हां, यहां से एक और शानदार प्रश्न बन सकता है, एकदम ध्यान से सुनिएगा। कौन सा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जो है वो आपके ओजोन छिद्र से रिलेटेड है, ओजोन से रिलेटेड है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जी हां, सही आपने सुना, 1987 में हुआ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत और ओजोन छिद्र के लिए एक सम्मेलन है। और यहां उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आसिफ नवाज आप बार बार लिख रहे हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत, तो जल्दी से आसिफ नवाज जी मुझे जवाब देंगे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संशोधित सम्मेलन को क्या कहा गया है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संशोधित सम्मेलन दोबारा हुआ था, उसको क्या नाम दिया गया था? तो उसका नाम था किगाली। तो याद रखिएगा, उसका नाम था किगाली। तो मॉन्ट्रियल का संशोधित किगाली समिट जो है, किगाली प्रोटोकॉल, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संशोधित रूप है। किगाली, मॉन्ट्रियल का किगाली। वेरी गुड विजय विश्वकर्मा, वेरी गुड। तो किगाली जो है ये आपके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संशोधित रूप है, याद रखिएगा। तो जब भी किगाली हो या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो, क्योटो नहीं है, क्योटो प्रोटोकॉल नहीं है, याद रखना किगाली है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, और मैंने बकायदा ईवीएस में आपको ऑनलाइन में पढ़ाया भी है ये सारी चीजें। किगाली, मॉन्ट्रियल, सारे सम्मेलन मैंने पढ़ाए हैं ऑनलाइन बैच में, ठीक है ना? तो याद रखिएगा। ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट रूप से कहां पाया जाता है? ओजोन डिप्लीशन सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलता है? ओजोन डिप्लीशन सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलता है? क्या भूमध्य रेखा पर, क्या कर्क रेखा पर, क्या मकर रेखा पर? तो आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा कि ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट रूप से आपका इनमें से कहीं नहीं देखने को मिलता है। ई आपका सही उत्तर है। क्यों? क्योंकि ओजोन छिद्र आपके अंटार्कटिका में देखने को स्पष्ट रूप से मिलता है। अंटार्कटिका में जवाब हो जाएगा, अंटार्कटिका इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ओजोन छिद्र स्पष्ट रूप से आपके अंटार्कटिका में देखने को मिलता है, ना कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा या मकर रेखा पे। तो अगर आपके सवाल का जवाब अगर ये है तो याद रखिएगा इसका। तो सबसे पहले यहां एक कुछ प्रश्न है आप लोगों से, चलिए तैयार हो जाइए रैपिड फायर के लिए। 5-10 प्रश्न करेंगे, ठीक है ना? 10 प्रश्न करेंगे, तैयार रहिए सभी लोग 10 प्रश्न के लिए। सबसे पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। याद रखना है। विश्व का वो कौन सा सागर है जो एस शेप का है? विश्व का वो कौन सा महासागर है जो एस शेप का है? एस शेप, तो वो अटलांटिक सागर है, महासागर है, अटलांटिक महासागर आपका, याद रखना है, एस शेप का है। वो कौन सा महासागर है? वो कौन सा महासागर है जो सबसे गहरा महासागर है? सबसे गहरा महासागर कौन है? सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। महासागरों की औसत लवणता कितनी होती है? जल्दी से बताइएगा। महासागरों की औसत लवणता कितनी होती है? जल्दी से बताइएगा। महासागरों की औसत लवणता तो 35 पीपीटी यानी कि 35 ग्राम होता है, यानी कि 1000 ग्राम पानी में 35 ग्राम नमक निकलता है, औसत लवणता। विश्व का सबसे लावण्य आपका जल रूप कौन है? विश्व का सबसे लावण्य जल रूप कौन सा है? जल्दी से बताइएगा। विश्व का सबसे लावण्य सागर कौन है? जल्दी बताइएगा। विश्व का सबसे लावण्य कौन है? प्रशांत महासागर नहीं। विश्व का सर्वाधिक वान झील नहीं, विश्वकर्मा, गलत है। नए एनसीईआरटी के अनुसार, यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि नया एनसीईआरटी के अनुसार, न्यू एनसीईआरटी बुक के अनुसार जो मैं पढ़ा रहा हूं अभी, इसके अनुसार आपका डेड सी, मृत सागर, डेड सी, मृत सागर जो है ये सबसे लावण्य है, 340 पीपीटी। इजराइल और जॉर्डन, इजराइल प्लस जॉर्डन में है, जॉर्डन में
340 पीपीटी, 340 ग्राम के साथ इजराइल में मृत सागर सबसे ज्यादा लावण्य है। तो पहले तुर्की का वान झील था, लेकिन अब जो है इजराइल का मृत सागर हो गया, और नए एनसीईआरटी बुक में आपको बकायदा वो देखने को मिल जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इकोसिस्टम में बैक्टीरिया किस रूप में कार्य करते हैं। बीपीएससी टीआरई 3.0 में ये 6 to 8 में पूछे गए सवाल हैं जो कैंसिल हुआ था। तो 6 to 8 वाले छात्र जो है, जो टीजीटी पीजीटी लेवल तक का भी ये क्वेश्चन आता है, तो याद रखिएगा इकोसिस्टम में बैक्टीरिया, देख सकते हो ये बैक्टीरिया है, कितना सुंदर लग रहा है बैक्टीरिया है ये, जो आपके शरीर में आपको बीमार करता है। वो बीमार करने वाला इतना सुंदर कैसे हो सकता है, तो बीमार करने वाला ही सुंदर होता है। जीवन में भी अगर आपके कोई सुंदर या सुंदरी आ रही हो तो बिल्कुल उसको देख करके बिल्कुल इसी को एहसास करना है कि ये सुंदर और वो सुंदर एक ही है, आपके जीवन को बीमार करने आ रहा है। आप जो अभी 12 बजे तक पढ़ रहे हैं, 10 से 11 बजते के साथ एगो कॉल आएगा और बोलेगा क्या कर रहे हो, तो भैया पढ़ रहे हैं, छोड़ो ना कल पढ़ना, अभी बात कर लो। तो जब जब सुंदर और सुंदरी चीज देखोगे तुरंत सतर्क हो जाना, क्योंकि ऐसे सुंदर और सुंदरी चीजें आपको बनाने नहीं, ये आपके अपघटक का कारक बनेगी, डिकम्पोजर का कारक बनेगी, और आपके शरीर को ही नहीं आपके मस्तिष्क को भी डिकम्पोज कर देंगे। तो याद रखना, जब जब सुंदर और सुंदरी को देखो एकदम सतर्क हो जाओ कि वो और कोई नहीं अपघटक है, डिकम्पोजर है, और ये कभी भी आपके जीवन को डिकम्पोज कर सकते हैं। तो बी इसका सही उत्तर है कि अक्सर सुंदर और सुंदरियां, तो कहते हैं ना, बिल्कुल मैं सच बोल रहा हूं, कितना सुंदर लग रहा है ये। किसी को पता है शरीर में घुस करके कितना ये पैसा खर्चा करवाएगा, डॉक्टर खींचेगा पैसा, तो देख करके फिसलना नहीं है कि नहीं, कि वाह सुंदर बैक्टीरिया, कम कम इनसाइड, नो नो बैक्टीरिया, नो सुंदर, नो सुंदरी, बिकॉज वंस सुंदर सुंदरी कम योर माइंड गो, रिजल्ट नो, मारा पीटी गार्जियन से, घर से निकाला निकाली, गो आउट, जो सुंदरी के पास जो, लेकिन सुंदरी भी बोले गो, नो पैसा, नो इनकम, इनकमिंग नो, आउट गोइंग। तो एट द एंड ऑफ द डे पैसा, और पैसा के लिए पढ़ाई। 9 बजे वाला सेशन, अंकेश सर बिहार केजीएफ का सेशन, यस, अंकेश सर का सेशन, यस, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 9 बजे वाला सेशन काम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून स्थित इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी। तो देहरादून में कब हुई थी इंपीरियल रिसर्च, आपके फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना। टीआरई 3.0 6 to 8 में पूछे गए सवाल है, टीआरई 3.0 में पूछे गए सवाल हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1906 में देहरादून में स्थित इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी। तो 1906 बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। कई जगहों पे 1905 लिखता है, वो गलत है, 1906 होगा, 1906 होगा, ठीक है ना। इसका सही आंसर, ये क्या था, नो, ये क्या था, यस। अरे मजाक नहीं कर रही है, सच्चाई बोल रहे हैं। अगर किसी को तुम जीवन में आते देखो तो उसको बोलो नो, अगर नो नहीं बोलोगे तो फिर वो बाद में करेगा पो, है कि नहीं। तो इसी के लिए नो भैया नो। आगे बढ़ते हैं। आज से तुम लोग जीवन में बस एक ही मन बना लो, अंकेश सर का हमेशा यह बात रहे, जहां देखो हरा झंडी, कहीं से ग्रीन सिग्नल आ रहा है, सीधे कहो नो, और जहां देखो कि जहां विटामिन एम मिलने वाला है वहां बोलो यस, याद रखना है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय प्रदूषक है, याद रखना है। बीपीएससी टीआरई 3.0 में पीआरटी में पूछा गया सवाल, CO, HF, CO2 एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। द्वितीय प्रदूषक यानी कि दूसरे रूप में, ठीक है ना। चलिए यहां ध्यान, सर आप शादी कब करेंगे। हम शादी उसी दिन करेंगे जब हम भारत का नंबर 1 शिक्षक बनेंगे। जिस दिन मैं भारत का नंबर 1 शिक्षक बन गया, हर लोगों के जुबान पर बिहार केजीएफ अंकेश सर आ गए, उसी दिन मैं शादी करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरे शादी में भारतवर्ष के हर राज्य के छात्र आए।
28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 5 छात्र हैं, लेकिन हर आए, कोई करिया है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई मोटा है, कोई छोटा है, तो हर प्रकार का, कोई दाढ़ी वाला है, कोई चिकना है, कोई ब्राउन आइज आए तो कोई ब्लू आइज आए। मैं शादी में विभिन्न प्रकार के भौगोलिक लोगों को देखना चाहता हूं, और जिस दिन मैं भारत का नंबर 1 शिक्षक बनूंगा उसी दिन भौगोलिक क्षेत्रों के लोग आएंगे मेरे शादी में, तो उसी दिन मैं शादी करूंगा, ठीक है ना, अभी नहीं करूंगा, ठीक है ना, कोई बात नहीं, बूढ़े हो जाएंगे तो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय प्रदूषक है? तो आपका HF जो है द्वितीय प्रदूषक है, हाइड्रोफ्लोरो जो है आपका द्वितीय प्रदूषक है, याद रखना है। तो प्रथम प्रदूषक CO और CO2 होता है, HF द्वितीय प्रदूषक में आता है, ठीक है ना। हाँ, ये देखो, मैं एक बहुत बड़ा कारण है शादी नहीं करने का। लोग कहते हैं ना कि अंकेश सर शादी क्यों नहीं करते हैं। अब देखो, अंकेश सर अभी कब से पढ़ा रहे हैं? 9 बजे से पढ़ा रहे हैं, 10:34 हो गया, और अंकेश सर पूरा ऊर्जा के साथ पढ़ा रहे हैं। अगर अंकेश सर शादी कर लेते तो अभी तक जैसी 9 से 10 मेरा सेशन होता है, जैसी 10:05 होता होने से आवाज आता, कहां हैं, सुन रहे हैं? हम बोले, इधर से हम माइक ऑफ करते, हम बोलते क्या हुआ, क्लास ले रहे हैं, बेवकूफ, हमको डिस्टर्ब मत करो, क्लास बंद करिए, चुपचाप आइए इधर, दिन भर क्लास क्लास क्लास, इधर परिवार है कि नहीं? फिर हमको अपना क्लास बंद करना पड़ता, बहाना मारना पड़ता। तो जय हिंद, जय भारत, जय बिहार साथियों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे। और फिर यहाँ कैमरा बंद करके, माइक बंद करके जाते हैं, हाँ बोलो क्या हुआ, तो जाके सब्जी लेके आइए। अब यहाँ हम भारत का बच्चों का भविष्य बनाए कि जाके सब्जी लेके आए? पहले ही बताओ। तो इससे पहले कि हमको कोई सब्जी लेने के लिए भेजे और आप लोग का भविष्य बीच में ही कैमरा और माइक बंद हो जाए, मैं शादी नहीं करूंगा, ठीक है ना। जब तक मैं सबका रिजल्ट नहीं दिलवा दूंगा, हर घर सरकारी नौकरी नहीं होगा, मैं शादी नहीं करूंगा। क्योंकि शादी करने पे हर दिन मेरा कोई ना कोई बहाना आ जाएगा। कभी मेरा बच्चा का तबियत खराब होगा, कभी बीवी का तबियत खराब होगा, कभी उसको मायके लेके जाना होगा, तो कभी मायके वाला का रिश्तेदार का बर्थडे होगा, तो सुनते हैं जी क्या हुआ, तो आज वाला क्लास बंद कर दीजिए ना, अभी चलना है उसके बर्थडे में, मेरा भाई का बर्थडे है, अरे साला का बर्थडे है, अच्छा ठीक है जाना ही पड़ेगा। तो ये सब नहीं करना है। भविष्य में कोई भी बीच में नहीं आना चाहिए। बिहार KGF और बिहार के छात्र, भारत के छात्र के बीच में कोई लड़की नहीं आएगी, कोई बीवी नहीं आएगी। यही है बीवी, इसी का पूजा करेंगे, पढ़ाई का, और आप लोगों को रिजल्ट दिलवाएंगे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, HF इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आजीव एबायोटिक कारक नहीं है? तो कौन सा एबायोटिक कारक नहीं है? BPSC TRE शिक्षक भर्ती में PRT में क्वेश्चन ये पूछा गया था, कैंसिल हो गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एबायोटिक कारक नहीं है? तो बायोटिक कारक और एबायोटिक, तो एक होता है बायोटिक और एक होता है एबायोटिक। तो यहां कह रहा है एबायोटिक नहीं है, तो निर्जीव नहीं है, तो जंतु उन्नतांश आर्द्रता बायोटिक नहीं है। तो भैया जंतु जो है एबायोटिक नहीं है, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो जंतु इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जंतु जो है बायोटिक है, जंतु बायोटिक है, जंतु बायोटिक है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायु प्रदूषण का प्रभाव सर्वाधिक किस पर होता है? वायु प्रदूषण का प्रभाव सर्वाधिक BPSC TRE में पूछा गया सवाल है। तो वायु प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव फूलों पर, तनों पर, पत्तियों पर, किस पर होता है? तो वायु प्रदूषण का सबसे ज्यादा प्रभाव पत्तियों पर होता है, लीव्स पर होता है, याद रखना है, लीव्स पर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा C। तो C आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो वायु प्रदूषण का सबसे ज्यादा प्रभाव जो आपके पत्तियों पर होता है, लीव्स पर होता है। सबसे ज्यादा वाष्पोत्सर्जन का कारण भी ये पत्ते बनते हैं, इसलिए जो मानसूनी वन होते हैं, जो आपके पर्णपाती वन, डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, वो 6 से 8 हफ्तों के लिए इन पत्तों को झाड़ देते हैं। तो मोर पत्ता मोर वाष्पोत्सर्जन, लेस पत्ता लेस वाष्पोत्सर्जन, नो पत्ता नो वाष्पोत्सर्जन। और वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है ट्रांसपीरेशन। तो मोर लीव्स मोर ट्रांसपीरेशन, लेस लीव्स लेस ट्रांसपीरेशन, नो लीव्स नो ट्रांसपीरेशन, ठीक है ना। तो पत्ते ही वो मेन कारक हैं जो प्रदूषित होते हैं। क्लियर है? बिल्कुल सही हिमांशु यादव, TOA लवर, बिल्कुल आपने सही बोला। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। और जितने भी मेरे भाई बंधु मेरे कैमरे के पीछे बैठे हुए, मोबाइल पर बैठे हुए हैं, एकदम जुनून के साथ पढ़ना है, क्योंकि इस बार एक वादा निभाना है,
हर घर सरकारी नौकरी लाना है। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1767, 1867, 1907, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो टीआरई 2 में, टीआरई 3.0 में, पीआरटी में पूछे गए सवाल 2024 के जो कैंसिल्ड हुए थे, तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1767 में हुआ था। ए आपका सही उत्तर है। ए जो है आपका सही उत्तर है। तो सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया का स्थापना 1767 में हुआ था। बी नहीं है आंसर, बी और सी नहीं है, ए आपका सही आंसर है। और 1971 व्यूअर्स को देख करके मुझे 1971 का वॉर याद आ गया कि किस तरह से भारतीय ने पाकिस्तानियों के 93,000 लोगों से सरेंडर करवाए थे, आर्मियों का सरेंडर करवाया था। तो अभी जो लाइव है 1971 है और मुझे 1971 का वॉर याद आ गया। तो इसका सही आंसर है 1677 है, 1767। मत्स्य कृषि किसका सूचक है? बीपीएससी टीआरई 3.0 बिहार शिक्षक भर्ती में एग्जाम में 6 to 8 के एग्जाम में आया था, याद रखिएगा। तो क्या यह नियतिवाद का है, संभववाद का है? संभववाद का है। 2 बार हो गया, उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। तो जल्दी से बताइएगा। तो संभववाद, संभववाद, संभव्यतावाद, संभव्यतावाद, सॉरी, संभववाद और नियतिवाद, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, याद रखना है, नवनियतिवाद होगा। नवनियतिवाद, नवनियतिवाद इसका आंसर हो जाएगा, नियतिवाद। क्लियर है? तो आंसर इसका होगा नवनियतिवाद, नवनियतिवाद, नवनियतिवाद इसका सही उत्तर हो जाएगा। नवनियतिवाद इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना? तो आपके आंसर में कई जगह पे ए लिखा होगा, लेकिन आंसर ई होगा, याद रखना है। नियतिवाद और नवनियतिवाद में अंतर है। आंसर होगा नवनियतिवाद। तो आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। कई जगहों पे नियतिवाद लिखा होता है, लेकिन इसका आंसर नवनियतिवाद होगा। क्लियर है? कई जगहों पर आपको याद रखना है नियतिवाद देखने को मिलेंगे, लेकिन इसका आंसर नवनियतिवाद होगा। आप जाकर के कहीं भी चेक कर लो, मेरा आंसर सही है। ठीक है ना? नवनियतिवाद इसका सही उत्तर होगा। और ये मत्स्य पालन है, इसको ब्लू रिवॉल्यूशन से संबोधित किया जाता है, नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन, नीली क्रांति से इसे संबोधित किया जाता है। ब्लू रिवॉल्यूशन, नीली क्रांति, मत्स्य पालन, मछली पालन कहते हैं, नवनियतिवाद होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण प्रदूषण का जन्म दिया, तो याद रखना है। तो पर्यावरण प्रदूषण, इसका आंसर ए टिक कर लीजिएगा, ई छोड़ दीजिए, ए ही टिक कर लीजिएगा, ए। नवनियतिवाद इसका है, लेकिन आंसर होगा ए ही हो जाएगा। नव, नीली क्रांति नियतिवादी हो जाएगा, इसका नवनियतिवाद होगा, इसका नवनियतिवाद हो जाएगा। नवनियतिवाद इसका हो जाएगा बी का। तो आंसर इसका सही टिक किया गया है। कई जगहों पे इसका नियतिवाद ही दिया गया है, नवनियतिवाद भी होगा, नियतिवाद, लेकिन ऑप्शन के अनुसार इसका नियतिवाद। तो ए टिक कर लीजिएगा सभी लोग। तो 46 का ए हो जाएगा आंसर, ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना? 46 का नियतिवाद हो जाएगा और 47 का नवनियतिवाद होगा। 47 का नवनियतिवाद होगा, पर्यावरण प्रदूषण। तो पर्यावरण प्रदूषण नवनियतिवाद हो जाएगा। क्लियर है? पर्यावरण प्रदूषण नवनियतिवाद, और उसका हो जाएगा उल्टा। मैं वहां बोल दिया था कि कई आपके आंसर में गूगल पे नवनियतिवाद उसका आंसर रहेगा, मत्स्य पालन का, लेकिन नियतिवाद होगा। लेकिन इसका पर्यावरण प्रदूषण को नवनियतिवाद कहेंगे। हाँ, ओ मक्खी, मतलब 100 को क्वेश्चन सही करवा दिया और एक जगह गलती से हमसे मिस्टेक हो गया, तो कहता है कि खुद कंफ्यूज है। 7 को पुसत को ऐसे बैठा करके पढ़ाएंगे। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा कौन सा है? टीआरई में पूछा गया सवाल, टीआरई 3.0, पीआरटी में पूछा गया। पादप वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, फसल वृद्धि, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण का सबसे बड़ा खतरा जो है वो आपका जनसंख्या वृद्धि है, जनसंख्या वृद्धि। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो पर्यावरण का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जनसंख्या वृद्धि है, यानी कि ह्यूमन पॉपुलेशन है। ह्यूमन पॉपुलेशन आर द मेजर कॉज एंड कंसर्न ऑफ द इन्वायरमेंटल कंसर्न। तो याद रखिएगा, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इज ड्यूली रिस्पेक्टेड टू द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड एक्सेट्रा। तो याद रखना है, पर्यावरण जो है वो मेन कारण आपका बनता है किस चीज का? जनसंख्या वृद्धि का खतरा बनता है, याद रखना है। ठीक है ना?
और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, विकर्ण और अवसाद की प्रजातियां किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाती है? तो विकिरण और अवसाद की जलवायु क्षेत्रीय पारिस्थितिकी तंत्र, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, शहरी पारिस्थितिकी तंत्र, एक से अधिक इनमें से। तो विकर्ण और अवसाद की प्रजातियां, जल्दी से बताइएगा। हाँ, कंफ्यूज्ड हैं सर? नहीं, विकर्ण और अवसाद की प्रजातियां किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाती हैं? तो याद रखना है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, बी इसका आंसर हो जाएगा। लैंड इकोसिस्टम, लैंड इकोसिस्टम, लैंड इकोसिस्टम हो जाएगा इसका आंसर। अवसाद लैंड इकोसिस्टम से रिलेटेड है, अवसाद लैंड नहीं, 49 का ए नहीं होगा। जलवायु नहीं होगा, जलवायु नहीं होगा, एकदम 100% श्योर है, जलवायु नहीं होगा। आंसर की में जलवायु था, गलत था वो। आंसर की में जलवायु था, वो गलत था, याद रखना है। आंसर की में ANS, आंसर की में, आंसर की में ए आपका आंसर था जलवायु। जलवायु याद रखना है, जलवायु ये नहीं होगा, जलवायु नहीं होगा, क्योंकि विकिरण के साथ अवसाद है, विकिरण के साथ अवसाद है, और यहां प्रजातियां कह रहा है, तो विकर्ण प्रजातियां कह रहा है, तो इसका सही उत्तर ये चैलेंज किया गया था, इसका लैंड इकोसिस्टम आपका स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र होगा, बी आपका सही। तो रेडिएशन लैंड से होगा, समझ में आ रहा है ना? रेडिएशन जो है आपके स्थल पर होगा। जो भी आपके ऊपर से विकिरण आ रहे हैं वो किसको प्रभावित करेंगे? तो लैंड इकोसिस्टम को आपको प्रभावित करेंगे। जो लैंड पर घर है, मनुष्य है, जैसे मार्वल, मार्वल किसके कारण पीला पड़ रहा है? तो ये पॉल्यूशन के कारण। तो वातावरण में जो पॉल्यूशन है उसके कारण स्थल का मार्बल जो है वो बर्बाद हो रहा है, समझ में आ रहा है ना? तो याद रखिएगा, बिल्कुल क्लियर है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट है? बीपीएससी टीआरई पीआरटी का क्वेश्चन जो कैंसिल्ड हुआ, पश्चिमी घाट, नंदा देवी, अरावली, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो भारत विश्व का कुल कितना हॉटस्पॉट है? तो विश्व में कुल 36 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। बायोडायवर्सिटी 36 आएंगे, 36 जाएंगे, से याद रखिएगा 36 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। और इस 36 में से 4 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है केवल भारत में है, केवल भारत में। और इस चार में से एक है आपका पश्चिमी घाट। तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। तो भारत के याद रखना है 4 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में से एक पश्चिमी घाट है, दूसरा हिमालय है, तीसरा सुंडालैंड है, और चौथा जो है आपका, याद रखिएगा। क्लियर है? तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का सेशन पसंद आया हो। 2 मिनट जाने से पहले मेरी बातें सुन लीजिए। अगर आपको टीआरई में रिजल्ट लाना है तो आप हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन सेंटर से जुड़ सकते हैं। अगर आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पढ़ना चाहते हैं और आपके पास फुर्सत नहीं है और आपके पास समय नहीं, या फिर आपको नींद आने लगता है, समझ में नहीं आता है, तो आप द ऑफिसर्स अड्डा के एनसीईआरटी बैच ले सकते हैं। वहां लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड यहाँ के शिक्षक पढ़ाएंगे। अगर आप स्टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो स्टेट का जो कोर्स है वो लॉन्च कर दिया गया है। अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं, उच्चतम क्वालिटी का टेस्ट देना चाहते हैं विथ लाइव डिस्कशन, तो बिल्कुल आप द ऑफिसर्स अड्डा का टेस्ट ले सकते हैं, जहां आपको 6 to 8, 9, 10 और पीआरटी का टेस्ट 100% ऑथेंटिक डिस्कशन के साथ मिलेंगे। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर आज का सेशन द ऑफिसर्स अड्डा के बिहार केजीएफ जो आपको अंकेश सर हैं, अगर उनका सेशन पसंद आया होगा तो एक दिल जरूर दे जाते से पहले दे दीजिएगा, और साथ में एक कमेंट भी बता दीजिएगा कि कैसा लगा आज का क्लास, आज का क्लास अच्छा लगा या नहीं, और इस तरह का क्लास और चाहते हैं या नहीं। तो बिल्कुल जब जब अंकेश सर आएंगे पूरे दहाड़ते हुए आएंगे और पूरा सभा को फाड़ते हुए आएंगे। 2-3 दिनों से हाँ मेरा तबीयत ठीक ना होने के कारण मैं क्लास नहीं ले पा रहा था, लेकिन मैं फिर से कह दे रहा हूं कि जब भी मैं आऊंगा पूरी ऊर्जा के साथ आऊंगा, क्योंकि मेरे ऊर्जा से मेरे छात्रों की ऊर्जा जुड़ी हुई है। तो निश्चिंत रहिए, बस परमपिता परमेश्वर से यही कामना कीजिए कि अंकेश सर का तबीयत कभी खराब ना हो, क्योंकि जितना स्वस्थ मैं रहूंगा उतना ज्यादा दहाड़ूंगा, और जितना ज्यादा दहाड़ूंगा उतना फायदा आप लोगों को गांव गांव, शहर शहर में होगा।
तो चलिए अंकेश सर का आपके बिहार केजीएफ द ऑफिसर्स अड्डा का भूगोल का ये एक सेशन समाप्त होता है, महामैराथन। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट कल के सेशन में 9 बजे वाला। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। अंकेश सिंह का नमस्कार। गुड नाइट एवरीवन। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।